वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी। तो भाई साहब, आज हम कराने वाले हैं क्या? मशीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, पजल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। बॉक्स फ्लोर सारी सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, हर पजल के क्वेश्चन बना चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मनोज कुमार, मशीन इनपुट एंड आउटपुट। एक बच्चा कह रहा है एसएससी के लिए भी है क्या टॉपिक? बेटा 2017 में जब यूपीएसआई का पेपर हुआ था तो यूपीएसआई के पेपर में कभी भी मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। लेकिन जैसे ही 2017 में यूपीएसआई का पेपर हुआ तो 5 क्वेश्चन मशीन इनपुट के पूछे गए थे। तो अब ये मत कहना कि एसएससी में है कि नहीं। वैसे आज तक तो एसएससी में मशीन इनपुट का कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट वक्त का भरोसा नहीं है, हालात का भरोसा नहीं है। फिर आप कहोगे एग्जाम में वक्त पलट दिया, जज्बात पलट दिए जब सीजीएल में आप मशीन इनपुट का क्वेश्चन देख लोगे। हालांकि आज तक ये क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, मशीन इनपुट का ये क्वेश्चन मशीन इनपुट का अभी तक देखो बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। बैंकिंग एग्जाम में पूरे 5 क्वेश्चन बनते हैं और 2017 में यूपीएसआई में आया था। उसके अलावा अभी मशीन इनपुट का इनके अलावा कहीं और नहीं आया। यूपीएसआई में पहली बार आया था 2017 में, फर्स्ट टाइम। हाँ जी। अरे यार बता दो यार, बुक के चक्कर में मुझे रुलाते क्यों डेली? आपसे ज्यादा हम अपनी बुक के लिए बेताब हैं, बेकरार हैं। नेक्स्ट वीक आपको अवेलेबल हो जाएगी बुक, नेक्स्ट वीक। ठीक है, बोला तो था मैंने, नेक्स्ट वीक अवेलेबल हो जाएगी। क्या होता है इसमें यूपीएसआई में? हाँ, होता क्या है यूपीएसआई में बैंक में? सर बेसिकली, हाँ जी, यूपीएसआई में होता मतलब सॉरी, मशीन इनपुट में होता क्या है सर? क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं? जिन बच्चों ने लाइफ में पहली बार इस टॉपिक का नाम सुना है वो जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। एग्जाम में एक इनपुट गिवन होता है। एग्जाम में क्या होता है? एक इनपुट दिया जाता है हमें। क्या दिया जाता है एग्जाम में? एक इनपुट दिया जाता है एग्जाम में। और वो जो इनपुट होगा वो देखो नंबर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। जो एग्जाम में इनपुट गिवन होगा वो नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है। एग्जाम में जो इनपुट गिवन होगा वो वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है लाइक दिस। एग्जाम में जो इनपुट होगा वो वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है लाइक दिस। और एग्जाम में जो इनपुट गिवन होगा वो वर्ड्स प्लस नंबर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो वर्ड्स प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो वर्ड्स प्लस नंबर का कॉम्बिनेशन हो सकता है लाइक दिस। तो एग्जाम में जो इनपुट आएगा ना बेटा, जो एग्जाम में इनपुट आएगा वो इनपुट आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ऐसे भी देखने को मिल सकता है और ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जो इनपुट होता है, इस ये जो इनपुट होता है ना बेटा, इस इनपुट का कोई प्रैक्टिकली या कोई लॉजिकली मीनिंग नहीं होता। आप कहीं सोचोगे सर इस इनपुट का कोई मीनिंग है, ऐसा नहीं है। अब एक्जैक्टली इस चैप्टर में करना क्या है, ये जो इनपुट है ना, ये इंडिविजुअल नंबर्स है, ये इंडिविजुअल वर्ड्स है, ये इंडिविजुअल वर्ड्स और नंबर है। तो हमें पता है क्या करना होता है, इस इनपुट को किसी लॉजिकल मेथड से रीअरेंज करना होता है। जैसे अगर हम नंबर्स की बात करें तो बेटा इस नंबर्स को हम लॉजिकल मेथड से रीअरेंज करेंगे। जैसे ये नंबर बेटा रैंडमली है 10 15 12 14 20, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है जिस हिसाब से इन नंबर्स को रखा गया। लेकिन मशीन इनपुट आउटपुट में होता क्या है कि इन नंबर्स को हमें लॉजिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना होता है। अब वो लॉजिकल ऑर्डर बेटा कुछ भी हो सकता है। वो लॉजिकल ऑर्डर है ना, इंक्रीजिंग हो सकता है, वो लॉजिकल ऑर्डर डिक्रीजिंग हो सकता है, या फिर वो हो सकता है ऑड और इवन नंबर के हिसाब से, या फिर वो हो सकता है प्राइम नंबर के हिसाब से। तो वो लॉजिकल ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं इन नंबर्स को ऐसे अरेंज कर सकता हूँ 10 12 14 15 20। तो बताना अरेंजमेंट कैसे हुई है? सर आपने इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। मैं इन नंबर्स को ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ 20 15 14 12 10। अब अरेंजमेंट कैसे हुई है? सर आपने इन नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो अरेंजमेंट कैसे भी हो सकती है ना? जैसे कि ये इनपुट है, मान लो मैं इस इनपुट को इस तरीके से अरेंज कर दूं, एट, आउट, आउल और पेट। बताना अब ये जो अरेंजमेंट करी है मैंने इस इनपुट की, वो किस मेथड से करी है? सर मैंने इस इनपुट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंज कर दिया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से मतलब सर वर्ड्स को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जब इन वर्ड्स को हम डिक्शनरी में देखेंगे तो डिक्शनरी में सबसे पहले क्या दिखाई देगा? एक्ट, फिर आउट, फिर आउल, फिर पेट। तो ये अरेंजमेंट हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से कर दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इन इनपुट को जब हम लॉजिकल ऑर्डर से रीअरेंज करते हैं तो कैसे करते हैं? बेटा ये रीअरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेप में कर दोगे। ये रीअरेंजमेंट इससे यहाँ तक पहुंचने के लिए हम ढेर सारे स्टेप बनाते हैं। हम इंडिविजुअल स्टेप में यहाँ से यहाँ तक पहुंचते हैं। और कैसे पहुंचते हैं ये बात हमें एग्जामिनर खुद बताता है। पता है कैसे? वो खुद एक छोटा सा एग्जाम्पल देगा। जैसे पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, वो खुद एक इनपुट हमें देगा। ऐसा नहीं कि हमें इनपुट घर से बना के जाना, वो खुद हमें एक इनपुट देगा। फॉर एग्जाम्पल उसने इनपुट दिया 20 15 10 25 22। उसने एक इनपुट बना के दिया। अब उसने पहला स्टेप लिखा, वहां पर वो लिखेगा स्टेप 1। यानी कि इस इनपुट में वो सिर्फ एक छोटा सा चेंज करेगा। और वो चेंज बेटा अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है, बस हमें तो वो लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर वो बना के देगा आपको स्टेप 2। और उसने स्टेप 2 में क्या कर दिया है? उसने स्टेप 2 में ये कर दिया है। फिर वो बना के देगा आपको स्टेप 3। और उसने स्टेप 3 में क्या करा? उसने स्टेप 3 में ये किया। और फिर उसके बाद उसने पता है क्या लिख दिया? उसके बाद उसने लिख दिया स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप। स्टेप 3 इज द लास्ट स्टेप, मतलब तीसरा चरण आखिरी चरण है। ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम में हमें खुद गिवन होगी। तो जो लॉजिक है, जिस लॉजिक से हमें इनपुट को रीअरेंज करना है, वो पैटर्न हमें खुद समझाया जाएगा। बस हमें पता क्या करना है? हमें इस पैटर्न को समझना है। हमें इस पैटर्न को समझना है कि एग्जामिनर कैसे इनपुट को रीअरेंज कर रहा है। और जैसे ही वो हमें पैटर्न समझ आएगा तो फिर हमें एक अलग से इनपुट और दिया जाएगा। हमें एक अलग से इनपुट दिया जाएगा। हमें अलग से एक इनपुट दिया जाएगा। हमें अलग से एक इनपुट दिया जाएगा 70 75 65 85 80 83। हमें अलग से इनपुट गिवन होगा। और हमें इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करना है। इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करना है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, बुक यार नेक्स्ट वीक आएगी यार, बता बता के थक गए भैया। पहले मैं लिख दिया करूंगा, बुक आएगी नेक्स्ट वीक। हाँ जी, कल मैं रिवील करूंगा बट आपको मिलेगी अगले हफ्ते। अब इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करना है। तो बेटा इस लॉजिक को पहले समझो, इस मेथड को पहले समझो। नहीं बेटा डिक्शनरी चैप्टर हम अलग से, वो अलग चैप्टर है। समझो 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 बेटा, लॉजिक को आइडेंटिफाई करो। जब आपको बेटा लॉजिक समझ आ जाए ना तो उस लॉजिक को इस इनपुट में अप्लाई कर देना। उस लॉजिक को इस इनपुट में अप्लाई कर देना। बुक का अगर आप कवर पेज देखना चाहते हो, है ना, बुक का कवर पेज अगर देखना चाहते हो तो अमेजन पे मैंने डाल दिया, बट वो अभी आउट ऑफ स्टॉक है। आप लिख सकते हो रीजनिंग बुक पीयूष सर। ठीक है, जब आप अमेजन पे सर्च करोगे तो वहां लिख सकते हो रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय, या रीजनिंग बुक पीयूष सर, कुछ भी लिख सकते हो। रीजनिंग बुक विद पीयूष वार्ष्णेय या फिर रीजनिंग बुक पीयूष सर। ठीक है, या पीयूष सर रीजनिंग बुक। हाँ, तो वो आप कवर पेज वहां भी देख सकते हो अमेजन पे, बट वो अभी आउट ऑफ स्टॉक आपको शो करेगा। ठीक है, अभी स्टॉक में नहीं है। हाँ जी, तो चलिए साहब,
क्या पूछना चाह रहे हो रविशंकर? तो लॉजिक समझा आपने सर? अगर हम लॉजिक को आइडेंटिफाई करें तो लॉजिक तो हमें समझ आ गया। लॉजिक पता है क्या है? लॉजिक ये है सर इस क्वेश्चन में, हाँ शिवांगी और देवीलाल दोनों एक जैसा क्वेश्चन कैसे भेज रहे हैं? क्या देवीलाल और शिवांगी क्या चक्कर है भाई? तुम दोनों ने बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक साथ कैसे भेज दिया? एक साथ बैठ के पढ़ रहे हो आप लोग दोनों? है ऑनलाइन ऑर्डर नेक्स्ट, हाँ ऑनलाइन ऑर्डर बेटा नेक्स्ट वीक से होगा। बुक हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है, टेंशन ना लो आप लोग बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसे नहीं दिखा सकता आपको स्टॉक में, आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा होगा बेटा, दिखाई नहीं सकता जब स्टॉक में डाला ही नहीं मैंने तो। सब करवाएंगे बेटा, सब क्यों घबरा रहे हो? वेट करो वेट। हाँ जी तो भाई, हाँ अरे लॉजिक को समझो बेटा आप। तो सर अगर हम लॉजिक को ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है ना, सारे नंबर को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया, 10 15 20 22 25, लेकिन सिर्फ इतना जानना काफी नहीं होगा। सर ये नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सिर्फ इतना जानना काफी नहीं होगा, हमें इन इंडिविजुअल स्टेप को समझना पड़ेगा कि ये स्टेप कैसे बने हैं। इसको समझने के लिए आप सबसे पहले काम करोगे, आप इनपुट और स्टेप फर्स्ट में कंपैरिजन करोगे कि इन दोनों में क्या फर्क है। आप इनपुट और स्टेप फर्स्ट में कंपैरिजन करोगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले आप इन दोनों में कंपैरिजन करो। सर अगर हम इनपुट और स्टेप फर्स्ट को ध्यान से देखें ना, तो 10 को उठा के सबसे आगे रख दिया है, बाकी 20 15 25 22 बाकी में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब आपको बस इतना पहचानना है कि सर हमने 10 को ही उठा के क्यों आगे रखा है, हमने 10 को ही क्यों उठा के आगे रखा है, हमने 25 को क्यों नहीं रखा, 22 को क्यों नहीं रखा, 15 को क्यों नहीं रखा, हमने 10 को ही उठा के क्यों आगे रखा? क्योंकि हमें लगता है सर 10 जो है वो सबसे छोटा नंबर है, 10 जो है सबसे छोटा नंबर है, इसलिए हमने 10 को उठा के सबसे आगे रखा। इसका मतलब जब हम स्टेप फर्स्ट बनाएंगे इस इनपुट का, जब हम स्टेप फर्स्ट बनाएंगे ना इस इनपुट का, तो हम भी सबसे छोटे नंबर को उठा के सबसे आगे रख देंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? 65, तो हम भी 65 को उठा के सबसे आगे रख देंगे, और बाकी नंबर ऐसे थे 70 75 85 80 83। अब यहाँ पे दो चीजें आपके माइंड में होंगी, सर क्या ये जरूरी है कि एक स्टेप बनेगा जब, तो एक स्टेप में हम एक ही वर्ड या एक ही नंबर को उठा सकते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है। हम एक सिंगल स्टेप में दो नंबर को भी उठा सकते थे एक साथ, या फिर हम दो वर्ड को भी उठा सकते थे। ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही नंबर को या एक ही वर्ड को उठाएंगे, हम दो नंबर को एक साथ उठा सकते हैं, या फिर हम दो वर्ड को एक साथ उठा सकते थे। पहला डाउट। दूसरा डाउट ये क्लियर करो, क्या ये जरूरी है सर कि आप जब भी उठाओगे लेटर या नंबर को तो हमेशा उसको लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचाओगे? ये भी जरूरी नहीं है। जब हम पिक करेंगे ना उसको, तो हम उसको लेफ्ट पे भी पहुंचा सकते हैं, हम उसको राइट पे भी पहुंचा सकते हैं, और हम उसको सेंटर में भी पहुंचा सकते हैं। तो ना तो ये जरूरी है कि उठकर लेफ्ट में आएगा, ना ही ये जरूरी है कि एक बार में एक ही उठेगा। ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? ये सारी चीजें पता चलती हैं इनपुट और स्टेप फर्स्ट को कंपैरिजन करने पर। वही हमें समझा देता है कि एक बार कितना उठाना है और कहां ले जाना है उसको। अब आ जाओ बेटा स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड पर। हमने 10 को जो आगे रखा था वो तो आगे रखा है, फिर हमने 15 को उठा के 10 के पीछे रख दिया, और बाकी 20 25 22 एज इट इज, यानी कि अब हम समझ चुके हैं, अब हम समझ चुके हैं हमें हर बार छोटा नंबर उठाना और पीछे पहुंचाना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने 15 को उठा के 10 के पीछे रखा है, तो उसके बाद बेटा 20 को आना था, और 20 ने अपनी जगह खुद ही ले रखी है। दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल। दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल। मशीन को इस पे काम ही नहीं करना, क्योंकि ये तो अपनी जगह पे खुद ही मौजूद है। दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल। तो मशीन किसको उठाएगी तीसरे स्टेप में? 22 को, और 22 को उठा के वो 20 के पीछे रख देगी, और लास्ट में 25 क्या हो जाएगा? ऑटोफिल। और इसीलिए मशीन ने काम खत्म कर दिया तीसरे स्टेप में। मशीन ने तीसरे स्टेप में काम खत्म कर दिया, उसने इस इनपुट को 3 स्टेप में, है ना, उसने इस इनपुट को 3 स्टेप में रीअरेंज कर दिया और अपना काम खत्म कर दिया। अब आप ये बताओ वही मशीन में अगर ये वाला इनपुट डाला जाएगा, तो अब मशीन कुल कितने स्टेप बनाएगी? ये बताओ, अब मशीन कुल कितने स्टेप बनाएगी? तो हमें इंडिविजुअल स्टेप बना के देखने पड़ेंगे। पहला स्टेप हमने बना लिया कि सबसे छोटा नंबर सबसे आगे। अब दूसरे स्टेप में मशीन क्या करेगी बेटा? जैसे मशीन ने 65 आगे रखा है, उसके पीछे मशीन किसको रखेगी? 70 को। 70 अपनी जगह खुद ही मौजूद है, दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल। फिर 70 के पीछे 75, बेटा 75 भी अपनी जगह खुद ही मौजूद है, दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल। यानी कि मशीन अब दूसरे स्टेप में 80 को उठाएगी, तो 65 70 75 अपनी जगह खुद मौजूद थे, 80 फिर 85 83। तो बेटा दूसरे स्टेप में यहाँ तक पहुंच गए हम। अब तीसरे स्टेप में मशीन क्या करेगी? सर तीसरे स्टेप में 83 को उठा लेगी मशीन, तो 65 70 75 80 83 85, और ये मशीन काम खत्म कर देगी। तो कहने का मतलब ये है, मशीन में ये वाला इनपुट दिया तो भी 3 स्टेप बने, और मशीन में ये वाला इनपुट दोगे तो भी कुल कितने चरण बने? 3 ही चरण बनेंगे। कितने चरण बने? 3 ही चरण बनेंगे। तो अगर एग्जाम में ये इनपुट दिया गया हो और आपसे पूछा जाए हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, इस इनपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की आवश्यकता है, तो आप क्या आंसर दोगे? सर 3 चरणों की आवश्यकता है। लेकिन पहले आपको ये लॉजिक समझना पड़ेगा। कैसे समझोगे? ये एग्जाम में दिया होगा, वहां से समझ लेना। चलिए अगर मान लो ये पहला क्वेश्चन पूछा था हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, मान लो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए इसी से रिलेटेड। एक इनपुट दे रखा है हमें, इनपुट दे रखा है 25 20 18 30 35। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, इस इनपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरण की आवश्यकता है? ये बताओ। अब बताओ इस इनपुट को बनाने के लिए कुल कितने चरण की आवश्यकता है? ये क्वेश्चन पूछा है। इसी इन्फॉर्मेशन से दूसरा क्वेश्चन, इसी इन्फॉर्मेशन से पहला क्वेश्चन, इसी इन्फॉर्मेशन से दूसरा क्वेश्चन, कुल कितने चरण की आवश्यकता है? जल्दी से बताओ। तो बेटा इंडिविजुअल चरण बनाओ तभी पता चलेगा। पहले फर्स्ट चरण बनाओ, बताओ कुल कितने चरण की आवश्यकता है? हाँ कुल कितने चरण की आवश्यकता है इस इनपुट को बनाने के लिए? जल्दी से बताओ। हम्म सर पहले स्टेप में हम कुल कितने चरण की आवश्यकता है? सर पहले स्टेप में हम सबसे छोटे नंबर को आगे ले गए 18 को, और देखो बाकी नंबर में हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। 25 20 30 35, बाकी किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं की। अच्छा दूसरे स्टेप में 18 के पीछे हम किसको रखेंगे? 20 को ले जाकर रखेंगे। 18 के पीछे 20 को ले जाकर रखेंगे, बाकी बचा क्या? 25 30 और 35। अब ये बताओ बेटा 20 के पीछे हमें किसको रखना है? सर 20 के पीछे 25 25 के पीछे 30 35, ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों ऑटोफिल हो गए। तो कुल कितने चरण की आवश्यकता है? कुल 2 चरण की आवश्यकता है। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की आवश्यकता है? हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, ओनली 2 स्टेप्स, यानी कि केवल 2 चरणों की आवश्यकता है। अब आपको कुछ समझ आया? नहीं बेटा एक एक करके उठाओगे, पहले सबसे छोटा फिर उसके बाद क्योंकि जो मशीन ने काम दिया है आपको, वो मशीन ये कहती है कि आप एक एक करके उठाओ, क्योंकि ये मशीन को पहले समझा हमने, पहले हमें मशीन को समझना है, उसके हिसाब से काम करना है, अपने हिसाब से नहीं। ठीक है हाँ जी। चलिए तीसरा क्वेश्चन बेटा, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। इनपुट हमें दे रखा है, इनपुट हमें दे रखा है 15 10 20 25 28। बताओ हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की आवश्यकता है? इस इनपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की आवश्यकता है? हाँ जी बताओ कुल कितने चरणों की आवश्यकता है? हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरणों की आवश्यकता है इस इनपुट को पूरा करने के लिए इस मेथड से? जल्दी से बताओ कुल कितने चरणों की आवश्यकता है? सर जब पहला चरण बनाओगे आप, सर जब आप पहला चरण बनाओगे तो पहले चरण में क्या करोगे?
सर पहले चरण में सबसे छोटे को उठा के सबसे आगे रखेंगे 10 को, और बाकी किसी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं। 15 है अपनी जगह है, फिर 20, फिर 25 और फिर 28। और हमने क्या देखा, जैसे ही हमने 10 को आगे रखा बाकी सब अपने आप ऑटो फिल हो गए। अब तो मशीन को कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो कुल कितने चरण की आवश्यकता है? ओनली वन स्टेप आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। केवल एक ही चरण की आवश्यकता है, यानी कि एक ही चरण में ये अरेंज हो गया। देखो फाइनली हमें क्या करना है, फाइनली हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है नंबर्स को। तो जब तक नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हो जाते तब तक मशीन स्टेप पे स्टेप बनाती रहेगी। ठीक है, समझे? चलो नहीं समझ आया तो आप लोग अगले क्वेश्चन का वेट करो। तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा और उससे 3 क्वेश्चन पूछे। बेटा ये जो पहली इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी, इस इन्फॉर्मेशन से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने? 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब लिखो दूसरा। इनपुट दिया गया है एग्जाम में, इनपुट दिया गया है एग्जाम में 19, 22, 17, 33, 18, ये इनपुट दिया गया है। पहला स्टेप जो बनाया गया है वो है, पहला स्टेप जो बनाया गया है 33, 19, 22, 17, 18। दूसरा स्टेप जो बनाया गया है वो है 33, 22, 19, 17, 18। तीसरा स्टेप जो बनाया गया है वो है 33, 22, 33, 22, 19, 18, 17। और ये लिख दिया गया है स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। एग्जाम में ये लिखा हुआ मिला है हमें कि तीसरा चरण आखिरी चरण है, तीसरा चरण आखिरी चरण है, ये लिखा हुआ मिला है। ठीक है, अब एक अलग से इनपुट हमें दे रखा है, एक अलग से इनपुट हमें दे रखा है। वो इनपुट है 50, 60, 40, 30, 35, है ना? वो इनपुट है 50, 60, 40, 30, 35। अब पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इस इनपुट से रिलेटेड कि कुल कितने चरणों की आवश्यकता है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। दूसरा क्वेश्चन है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन सेकंड स्टेप। दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है। एक और इनपुट हमें दिया गया है, वो इनपुट कुछ ऐसे है 40, 50, 60, 30, 20, 10। इस इनपुट से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की आवश्यकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फोर्थ फ्रॉम राइट, फोर्थ फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टीमेट स्टेप। पेनल्टीमेट का मतलब होता है लास्ट बट वन, लास्ट बट वन का मतलब होता है, लास्ट बट वन का मतलब होता है सेकंड लास्ट, लास्ट बट वन का मतलब होता है सेकंड लास्ट, आखिरी से दूसरा। तो बेटा इस इनपुट से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस इनपुट से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे पाओगे जब आप इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज कर लो, और जब आप इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज कर लो तभी इन 5 क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करो कि ये इनपुट किस मेथड से रीअरेंज हुआ है, इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करो। सोचो इसके बारे में, क्या लॉजिक हमने लगाया होगा, सोचो इसके बारे में जरा। और इन पांचों ही क्वेश्चन के आंसर दो बेटा आराम से, हड़बड़ाहट जल्दबाजी नहीं है आपको। चलिए साहब, तो अगर आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं लॉजिक को समझ के तो फिर मजा आ जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो पहले तो इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करो, व्हाट इज द लॉजिक। सबसे पहले हमने 33 को उठा के सबसे आगे रखा, बाकी सर 19, 22, 17, 18 सब अपनी जगह मौजूद है। 33 में क्या खास बात है सर, ऐसा है कि सबसे बड़ा नंबर उठा के सबसे आगे रख दिया। अच्छा तो ये तो इनपुट से स्टेप फर्स्ट, अब स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड पर आओ। सर अब हमने 22 को उठा के ना 33 के पीछे रख दिया, बाकी 19, 17, 18, यानी कि हर बार हम सबसे बड़े नंबर को उठा रहे हैं। अब इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर 19 है, 19 खुद ही अपनी जगह पे है 22 के पीछे, तो ये ऑटो फिल हो गया। मशीन अब 18 को उठा के 19 के पीछे लगा देगी और लास्ट में 17 भी ऑटो फिल हो जाएगा, और ये मशीन ने आखिरी चरण बना दिया। अब इसी मेथड का यूज करना है इस इनपुट को रीअरेंज करने में। तो भाई साहब इनपुट हमारा क्या है, हमारा इनपुट है 50, हमारा इनपुट है 50, 60,
40 30 35। तो हम जानते हैं कि मशीन जो है हमारी वो ऐसे काम करेगी कि सबसे बड़ा नंबर सबसे आगे ले जाएगी और बाकी किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाली है। फिर मशीन दूसरे चरण में क्या काम करेगी, 60 को तो लगा ही दिया, अब 60 के पीछे वो नंबर जो बाकी रिमेनिंग नंबर्स में सबसे बड़ा है 50, 50 अपनी जगह मौजूद है, 50 अपनी जगह मौजूद है, तो मशीन को कोई काम ही नहीं करना, दिस इज ऑटोफिल। फिर 40 भी अपनी जगह मौजूद है, दिस इज ऑटोफिल। तो मशीन 35 को उठा लेगी और 35 को उठा के कहाँ रखेगी, 40 के पीछे, और लास्ट में 30 ऑटोफिल हो गया और ये मशीन ने चरण खत्म कर दिया, है ना। 50 60 40 30 35, सबसे पहले 60 को लेके आगे, फिर 60 के बाद 50 ऑटोफिल हो गया, फिर 40 अपनी जगह मौजूद है, फिर 35, यानी कि नंबर को बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है मशीन ने, नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। तो सिर्फ दो ही स्टेप बनेंगे, ओनली दो। तो हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, ओनली 2 स्टेप्स आर नीडेड, ठीक है। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में 1 2 3, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा हो गया 40, बाईस से तीसरा हो गया 40। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया आपको। तो आपने जिंदगी में भी, अगर आपने जिंदगी में भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा था, बट अब मजा आ रहा होगा इसको पढ़ने में, है। अच्छा, इस इनपुट को रीअरेंज करो इस मेथड से। तो देखो मशीन सबसे पहले सर पहला जब चरण बनाएगी तो सबसे पहले मशीन सबसे बड़े नंबर को आगे ले जाएगी, किसको आगे ले जाएगी, 60 को सबसे आगे ले जाएगी। सर पहले चरण में मशीन 60 को आगे ले जाएगी और बाकी 40 50 30 20 10। अब मशीन 60 के पीछे किसको ले जाएगी, 60 के पीछे मशीन 50 को रख देगी, 40 30 20 10। और इसके बाद मशीन कोई काम नहीं करेगी, बस इसके बाद मशीन कोई काम नहीं करेगी, मशीन सिर्फ यही दो चरण बनाएगी। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड, ओनली 2 स्टेप्स आर नीडेड। फोर्थ फ्रॉम राइट एंड सेकंड स्टेप, दाएं से चौथा 1 2 3 4, दाएं से चौथा 40। बेटा पेनल्टीमेट स्टेप लास्ट वन, सेकंड लास्ट स्टेप का मतलब होता है आखिरी से दूसरा। बेटा कुल अगर दो चरण बने हैं तो आखिरी से दूसरा क्या होगा, पहला स्टेप। तो जो पहला स्टेप है वो आखिरी से दूसरा है, ठीक है। कुल दो ही बने हैं, अगर 5 बनते तो आखिरी से दूसरा होता चौथा, अगर 6 बनते तो लास्ट सेकंड लास्ट होता पांचवा, ठीक है। ये चैप्टर तो बहुत ईजी है बेटा, ये आपकी गलतफहमी है, ये चैप्टर ईजी नहीं है, चैप्टर को ईजी बनाने वाले हैं। अभी तो धीरे धीरे जब इन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा तो आप समझोगे, बट इस तरीके से मैंने शुरुआत करी इस चैप्टर की, चैप्टर आसानी हो गया, ये बनाया गया है थोड़ी बेटा। चलिए नेक्स्ट, इस बार जो हमें इनपुट दे रखा है वो इनपुट है, अच्छा आज की क्लास में जो आप लोग आंसर दे रहे हो ना, आज की क्लास में जो आप लोग आंसर दे रहे हो वो कैसे दे रहे हो, इंडिविजुअल स्टेप बना के दे रहे हो ना। यकीन करो मेरा, 2 दिन के बाद आप जब इन क्वेश्चन के आंसर दोगे ना तो बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए दोगे। अभी तो आप लोगों को इंडिविजुअल स्टेप बनाने की जरूरत पड़ रही है आंसर देने के लिए, लेकिन मेरा यकीन करो 2 दिन बाद आप इन क्वेश्चन को बिना स्टेप बनाए भी सॉल्व करोगे। ऐसा लग रहा होगा ना सर ये तो चमत्कार होगा, हाँ बिल्कुल, ये ऐसा जादू जरूर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, पेनल्टी मेट का होता है सेकंड लास्ट मीनिंग। चलिए अब इस इनपुट को, एक इनपुट है पेन एंड पेंसिल आर सेंड बाय बॉय, दिस इज द इनपुट। पहला स्टेप हमें दे रखा है, फर्स्ट स्टेप जो गिवन है वो है एंड पेन पेंसिल्स आर सेंड बाय बॉय। सेकंड स्टेप हमें दे रखा है एंड आर पेन पेंसिल्स सेंड बाय बॉय। थर्ड स्टेप हमें दे रखा है एंड आर बॉय पेन पेंसिल्स सेंड बाय। फोर्थ स्टेप हमें दे रखा है एंड आर बॉय बाय पेन पेंसिल्स सेंड। और यहाँ पर ये लिखा गया है मशीन इनपुट नाम है इस चैप्टर का, गधे इतनी लेट आने की जरूरत क्या थी। स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप, स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप। चौथा चरण आखिरी चरण है, चौथा चरण आखिरी चरण है, चौथा चरण आखिरी चरण है। अब ये इन्फॉर्मेशन हमें एग्जाम में दे रखी है, अब एक अलग से इनपुट हमें दिया गया है, क्लोज एंड क्लीन, क्लोज एंड क्लीन आर लाइक्ड बाय, क्लोज एंड क्लीन आर लाइक्ड बाय बॉय। ये हमें और ये हमारे फ्यूचर है और यहाँ रीजनिंग आसान हो रही है। क्लोज एंड क्लीन आर लाइक्ड बाय बॉय, ठीक है, ये इनपुट है, ठीक है मेरे भाई। अब हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कुल कितने चरण बनेंगे, पेनल्टीमेट स्टेप कौन सा है, और तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बाएं से चौथा क्या है, तीसरे चरण में बाएं से चौथा। तो बेटा पहले तो आप इस मेथड को समझो, फिर इस मेथड को इस इनपुट में अप्लाई करो, इस इनपुट को आखिरी चरण तक ले जाओ, उसके बाद फिर इन तीनों क्वेश्चन के आंसर दो। चलो इतना काम अब आपका है, ठीक है। इतनी फास्ट शिवांगी आंसर देने में, अच्छा जी। एक भाई साहब कह रहे हैं हिंदी में, ओहो इनकी जय हो, इनको दंडवत प्रणाम है मेरा। एक बच्चा कह रहा है कि सर हिंदी में तो लिखो क्वेश्चन, अबे मेरे लाल मेरे हरे मेरे पीले मेरे नीले मेरे गुलाबी। अबे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेगा। हिंदी में भी बेटा ऐसे लिखा होगा पेन एंड पेंसिल, इंग्लिश में भी पेन एंड पेंसिल, हिंदी में ये नहीं लिखा होगा पेन एंड पेंसिल की हिंदी लिखी होगी ना। हिंदी अंग्रेजी बिल्कुल सब चीज एक ही चीज है, ये कोडिंग के कोडिंग चैप्टर है बेटा, एक तरीके से कोडिंग के कोडिंग चैप्टर में भी तो वर्ड के वर्ड ही होते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, है। तुम यार कभी कभी ऐसी बातें कर देते हो बस, योर क्वेश्चन हर्ट मी, यही होता है हाल। हरवीर वेरी गुड जॉब हरवीर।
हाँ जी, तो काफी टाइम आपको मिल गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों ने ये क्वेश्चन बना भी लिया होगा। ठीक है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। तो चलिए साहब, अच्छा पहले तो इस प्रोसेस को समझो कि ये किस मेथड से हमने इस इनपुट को रीअरेंज किया है, ये लॉजिक क्या है। सर मेथड यहाँ पर एक चीज हमें समझ आ रही है कि सर सबसे पहले हमने एंड वर्ड को उठा के सबसे आगे रखा, बाकी पेन पेंसिल आर सेंड बाई बॉय, किसी में भी कोई छेड़छाड़ नहीं की है। हमने एंड वर्ड को उठा के सबसे आगे रखा, बाकी हमने किसी में भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। एंड वर्ड को ही क्यों हमने सबसे पहले आगे रखा? सर इसमें सबसे नंबर ऑफ लेटर सबसे कम थे बेटा, इसमें 3 लेटर है जबकि इसमें 2 है। ऐसे तो नहीं है सर इसमें नंबर ऑफ लेटर सबसे ज्यादा थे, ऐसा भी नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा तो इसमें है। तो नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से एंड को नहीं उठाया गया और किसी लॉजिक से। सर एक और लॉजिक ये है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान से देखें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एंड सबसे छोटा वर्ड है, इसलिए सबसे आगे आया ए, और फिर बाकी पेन पेंसिल आर सेंड बाई बॉय, बाकी किसी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं है ना। अब इनपुट से स्टेप फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड पर आओ। अब हमने आर को उठाया, आर को एंड के पीछे रखा, फिर हमने बॉय को उठाया, बॉय को आर के पीछे रखा। अब हम समझ गए। अब हम बाई को उठाएंगे, बाई को बॉय के पीछे रखेंगे और फिर उसके बाद पेन पेंसिल ऑटो, पेन पेंसिल सेंड, ये तीनों क्या हो गए? ऑटोफिल हो गए। तो बस यही मेथड इस इनपुट में अप्लाई करना है। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं इस इनपुट को रीअरेंज करूंगा तो क्या मैं पूरा क्लोज वर्ड लिखूं? क्या बाकी के लेटर का कोई यूज है? सर कोई यूज नहीं है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में इस इनपुट को लिख सकता हूं शॉर्ट फॉर्म में सी, एंड को मैं लिख सकता हूं ए, क्लीन को मैं लिख सकता हूं सी, आर को मैं लिख सकता हूं ए, लाइक्ड को एल, बाई को बी, बॉय को भी बी। लेकिन सर यहाँ पर अब एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन यह है कि 2 बार सी आ गया। अब आप डिसाइड कैसे करोगे कौन सा सी किसके लिए है? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले क्लीन आता है या पहले क्लोज आता है? सर पहले क्लीन आता है तो C1 C2 कर दो। अच्छा पहले एंड आता है या आर? सर पहले एंड आता है इसलिए A1 A2 कर दो। पहले बाई आता है या बॉय? पहले बॉय आता है तो B1 B2 कर दो। अब रीअरेंजमेंट करो तो रीअरेंजमेंट करना शायद बहुत आसान हो। तो देखो जब पहला स्टेप आप बनाओगे, जब आप पहला स्टेप बनाओगे तो पहले स्टेप में सबसे पहले सबसे छोटा आगे ले जाओगे A1, बाकी किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं, C2 C1 A2 L B2 B1। अच्छा दूसरा स्टेप जब बनाओगे तो क्या ले जाओगे A1 के पीछे A2, बाकी किसी में कोई छेड़छाड़ नहीं, C2 C1 L B2 B1। और जब तीसरा स्टेप बनाओगे तब क्या ले जाओगे B1, तो A1 A2 B1 और C2 C1 L B2। अब जब चौथा स्टेप बनाओगे बेटा, चौथा स्टेप आप यहाँ लिख लो A1 A2 B1, B1 के पीछे क्या रख दोगे? B2 को रख दोगे और फिर C2 C1 L। और जब पांचवा स्टेप बनाओगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 L, C2 L ऑटोफिल हो गए, C2 L ऑटोफिल हो गए। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, पहले स्टेप में हम A1 को ले गए, दूसरे में A2 को ले गए, तीसरे में C1, तीसरे में B1 को ले गए, चौथे में B2 को ले गए, पांचवे में C1 को ले गए। ठीक है हाँ जी। तो भाई साहब कुल कितने चरण बनेंगे? 5 चरण बनेंगे। कुल कितने चरण बनेंगे? 5। पेनल्टीमेट स्टेप कौन सा होगा? 4। और फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप में बाएं से चौथा 1 2 3 4, बाएं से चौथा C2, C2 का मतलब क्या होता है? C2 का मतलब होता है क्लोज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा क्लोज। अब बताओ मजा आया कि नहीं इन 3 क्वेश्चन का आंसर देके और इस मेथड को समझ के इंडिविजुअल स्टेप बनाने में, है ना। पूरा वर्ड मत लिखो बेटा, क्योंकि जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अरेंजमेंट है तो हम पूरा वर्ड क्यों लिखें? हम पूरा वर्ड क्यों लिखें? हम्म, पर उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपके सही भी हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इनपुट हमें गिवन है, एक इनपुट हमें गिवन है पैट 10 15 10 गॉन 20, ये इनपुट गिवन है। ठीक है बेटा, पेनल्टी मेट स्टेप का मतलब होता है सेकंड लास्ट स्टेप, सेकंड लास्ट। ठीक है, अब पहला स्टेप हमें गिवन है, पहला स्टेप जो गिवन है बेटा वो ये है अस पैट 15 गॉन 20 10। दूसरा स्टेप हमें गिवन है अस पैट गॉन 20 15 10। और ये दे रखा है स्टेप 2 इज द लास्ट स्टेप, मतलब ये आखिरी चरण है, ये आखिरी चरण है, बस जो अरेंजमेंट होनी थी वो हो गई। अब भाई साहब एक अलग से इनपुट हमें गिवन है, एक अलग से इनपुट हमें गिवन है मैन 15 नोट 10 12 और डियर और रोज 13। चलिए साहब ये इनपुट गिवन है। अब बेटा इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज करना है और हमें बताना है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन है थर्ड फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है। गॉन है, गॉन GONE, गॉन। समझो लॉजिक।
हाँ जी, समझ आ गया लॉजिक। पहले तो लॉजिक को समझते हैं। लॉजिक को समझने के लिए इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करना पड़ेगा। सर हमने 10 को उठाया और 10 को उठाया, 10 को आगे 10 को पीछे। सर हम पता क्या कर रहे हैं, हम एक बार में दो पे काम कर रहे हैं। हम नंबर भी उठा रहे हैं, हम वर्ड भी उठा रहे हैं। वर्ड में सबसे बड़ा, नंबर में सबसे छोटा। अब देखो 10 के बाद पैट सबसे बड़ा है तो पैट लिया, गॉन लिया, और 10 के पीछे 20 नहीं 15 लिया, तो गॉन को हमने पैट के पीछे, 15 को हमने 10 के पीछे 20 ऑटो फिल हो गया। तो बस ये लॉजिक है। तो हम इस इनपुट को लिख सकते हैं एम 15 एन 10 12 डी आर 13। तो जब हम पहला स्टेप बनाएंगे तो क्या करेंगे सर, पहले स्टेप में सबसे बड़ा वर्ड है आर, सबसे छोटा नंबर है 10, तो आर को आगे, बाकी एम 15 एन 12 डी 13 और 10 को पीछे। तो पहले स्टेप में ये अरेंजमेंट है, आर को आगे 10 को पीछे। अब जब दूसरा स्टेप बनाएंगे सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है एन, सबसे छोटा 12, तो एन को हम आर के पीछे रखेंगे, बाकी एम 15 डी 13 और 10 के पीछे हम किसको रख देंगे 12 को। तो ये बन गया बेटा दो स्टेप। एन के पीछे एम बेटा ऑटो फिल हो गया, तो अब हम डी को उठाएंगे। 12 के पीछे 13 ऑटो फिल हो गया, तो अब हम 15 को उठाएंगे। तो जो तीसरा चरण बनेगा वो बनेगा आर एन एम डी 15 13 12 10, और ये बन गया लास्ट स्टेप। ये बन गया लास्ट स्टेप। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। 3 स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस इनपुट, 3 स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, है ना। थर्ड फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में 1 2 3, दाएं से 13वां, सॉरी दाएं से तीसरा, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा 13वां। कोई शक? हाँ जी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बताओ सर, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई शक नहीं? चलिए, तो हो गया जी। हाँ जी, तो मिलते हैं आप लोगों से कल, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। खुशी, कृष्णपाल, सुनील, गजेंद्र, राहुल, मोहन, वंश, दीपिका, संजीत, प्रीति, राहुल, नेहा, प्रीतम, प्रियंका, मोनिका, खुशी, धीरज, एमडी, कुंवर, गुलशन, सादिक, देवेंद्र। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, ब्रेकफास्ट कर लिया या खाना भी खा लिया? क्यों भाई? हाँ जी, ब्रेकफास्ट ही क्या सिर्फ, या खाना भी खा चुके हो? तो भाई हम लोगों ने मशीन इनपुट एंड आउटपुट टॉपिक शुरू किया था शांतुल, और मशीन इनपुट आउटपुट में एक लेक्चर हुआ है सिर्फ, और हमने देखा कि कैसे हम दिए गए इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज करते हैं और उसके बाद उनसे पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे हमने, मतलब डिफरेंट टाइप के, हर इंडिविजुअल क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर ही रहे थे, लेकिन अलग से जो हमने इनपुट दिया है वो टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने? ओके अंकुश, ठीक करवाते हैं अभी, वेट एंड वॉच, अभी ठीक करवाता हूँ, बस रुको। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। चलिए, लिखो 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 लिखो। क्वेश्चन नंबर 5, एक इनपुट लिखो बेटा। हाँ जी, इनपुट लिखिए, गेम 18 23 राउंड 15 10, दिस इज द इनपुट। स्टेप फर्स्ट इज, पहला स्टेप है बेटा 15 गेम 18 23 राउंड 10। दूसरा स्टेप जो दे रखा है वो है 15 10 गेम 18 23 राउंड। तीसरा जो स्टेप हमें दे रखा है वो है 15 10 18 गेम 23 23 राउंड। फोर्थ स्टेप जो हमें गिवन है दैट इज 15 10 18 राउंड गेम 23, और जो पांचवा स्टेप दे रखा है वो है 15 10 18 राउंड 23 गेम। ठीक है, हाँ जी। अब एक इनपुट अलग से गिवन है और उस इनपुट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनपुट हमें दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म में देखो मैं इनपुट लिख देता हूं, मैं पूरा पूरा वर्ड, अच्छा पूरा वर्ड लिख दो। पहली बार तो हम पूरा ही वर्ड लिख ही देते हैं, है ना, पहली बार तो पूरा वर्ड लिख देते हैं हम। विद 20 15 18 मैन गुड। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की आवश्यकता है। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की आवश्यकता है। और दूसरा क्वेश्चन है फोर्थ फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप, मतलब दूसरे चरण में दाएं से चौथा क्या होगा, दूसरे चरण में दाएं से चौथा क्या होगा। ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ये इनपुट दिया गया है एग्जाम में, इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज किया गया है, फिर एक और इनपुट दे रखा है। अब इस इनपुट से ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। बनाओ बेटा इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बेटा ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर हर बुक में नहीं मिलेगा, ये चैप्टर हर बुक में नहीं मिलेगा, ये उसी बुक में मिलेगा जिसमें बैंकिंग प्लस एसएससी की रीजनिंग दे रखी है। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ बैंक प्लस यूपीएसआई इन दो एग्जाम में पूछा गया है, इन दो के अलावा किसी और पेपर में नहीं पूछा गया। ये जो चैप्टर है ये सिर्फ इन दो एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। चलिए साहब, और पूरे 5-5 क्वेश्चन मिलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमारी नजरों के सामने है, पहले तो हम इस लॉजिक को समझना है कि सर लॉजिक क्या है। लॉजिक कैसे समझोगे, जब आप इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपेयर करोगे। बेटा इनपुट और स्टेप फर्स्ट को कंपेयर करो और ये देखो इस इनपुट को मैं किस मेथड से रीअरेंज कर रहा हूं, क्या लॉजिक यहां पर हो सकता है जिस मेथड से मैंने इस इनपुट को रीअरेंज किया है। सर मैंने 15 को उठा के सबसे आगे रख दिया है, बाकी सर गेम 18 23 राउंड 10, सर बाकी मैंने किसी में भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया, यानी कि 15 क्यों उठाया सर, 15 सबसे छोटा नंबर है तो सबसे छोटा नंबर उठा के सबसे आगे रख दिया। अब फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप, सर मैंने टी को उठा के सबसे आगे रख दिया 15 के पीछे। अब सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पर आओ, सर मैंने 18 को उठा के सबसे आगे रख दिया। यानी कि करना हमें क्या है, हमें पहले नंबर उठाना है फिर वर्ड उठाना है, नंबर उठाना है छोटा, वर्ड उठाना है बड़ा, नंबर छोटा वर्ड बड़ा, नंबर छोटा वर्ड बड़ा, और ये अरेंजमेंट हमें करनी है। चलिए साहब, अब ये जो इनपुट हमें दे रखा है, ये जो इनपुट हमें दे रखा है W 20 15 18 मैन गुड, ये इनपुट हमें दे रखा है। इस इनपुट को कैसे रीअरेंज करेंगे हम, इस इनपुट को रीअरेंज करेंगे हम इसी मेथड से। अब ये मेथड हम यूज कैसे करेंगे, है ना, ये मेथड हम यूज कैसे करेंगे। सर सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर आगे ले जाएंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर आगे ले जाएंगे 15, तो 15 W 20 18 MG, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें सबसे बड़ा वाला जो वर्ड है ना वो 15 के पीछे रखना है। तो हमने क्या देखा कि सर ये जो सबसे बड़ा वाला वर्ड W है, ये जैसे ही 15 को मैंने आगे रखा तो W बेटा ऑटोफिल हो गया, W ने अपनी पोजीशन खुद ही ले ली, दिस इज कॉल्ड ऑटोफिल कंडीशन। लेकिन मशीन को तो काम करना है, तो मशीन नंबर को उठाएगी, नंबर सबसे छोटा कौन सा है 18, अब 18 को मशीन कहां रखेगी, W के पीछे रख देगी 20 MG। अब यहां तक अरेंजमेंट होगी बेटा हमारी, पहले स्टेप में 15, दूसरे स्टेप में 18, W क्योंकि ऑटोफिल हो गया था। अब तीसरे स्टेप में मशीन क्या करेगी, 18 के पीछे रखेगी सबसे बड़े वाले वर्ड को, सबसे बड़ा वाला वर्ड क्या है M, तो 18 के पीछे M आ गया। और उसके बाद जो 20 और G है ये भी दोनों क्या हो गए, ये दोनों ऑटोफिल हो गए, ये दोनों ऑटोफिल हो गए। तो बेटा हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, सिर्फ 3 स्टेप की आवश्यकता है, ओनली 3, सिर्फ 3 स्टेप की आवश्यकता है। 3 ही स्टेप में ये वाला जो इनपुट है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अरे यार हाँ, मेरी बुक में तो ये टॉप देखो, मेरी जो बुक आएगी वो तो रीजनिंग स्पेशल की बुक है ना, उस बुक में तो आपको हर कुछ मिलेगा, हर एक सिंगल टॉपिक आपको मिलेगा उस बुक के अंदर तो। हाँ जी। चलिए, तो बेटा कुल कितने चरण की आवश्यकता है, सर कुल हमें 3 चरणों की आवश्यकता है, 3। अच्छा, फोर्थ फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप, बेटा दूसरे चरण में दाएं से चौथा क्या है। अब ये बताओ दूसरे चरण में दाएं से चौथा क्या है, सर ये दूसरा चरण है, दूसरे चरण में दाएं से चौथा, सर दाएं से चौथा 1 2 3 4, दाएं से चौथा 18 है, 18। हाँ जी, मैन सबसे बड़ा वर्ड नहीं है बेटा, पहले W को रखा हमने आगे, W के बाद M और G बचे, तो M और G में बड़ा लेटर कौन सा है, M है ना अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, तो W के पीछे M, M के पीछे G, ये हमारी अरेंजमेंट हुई है, ये हमारी अरेंजमेंट हुई है। देखो बुक के बारे में हमारे थे आज लाइव आ रहे थे ना, लेकिन लाइव आज मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैं लाइव तभी आऊंगा जब बुक का स्टॉक मेरे सामने होगा। प्रिंटिंग हो रही है, बुक की बाइंडिंग हो रही है। एक्चुअली होता क्या है, प्रिंटिंग होने के बाद जो बुक्स होती हैं, जो पेजेस होते हैं वो गम से लगाए जाते हैं, पेस्टिंग की जाती है, फिर उसको ना सूखने में 2-3 दिन का समय लगता है, देन आफ्टर फिर उसकी कटिंग होती है, तो वो प्रोसेस रनिंग में है। कल क्या हुआ, मैंने सैंपल मंगाया और वो जल्दबाजी में बिना गम मतलब पेस्ट किया, बट वो सूखा नहीं था, उसने कटिंग करती तो सारी बुक बेकार हो गई मेरी, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। जब बुक का जैसे स्टॉक आएगा मैं लाइव आ जाऊंगा, वो 99.99% नेक्स्ट वीक में अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि काम तो शुरू हो गया है भाई बेटे। नहीं, उसमें डिस्काउंट हम जरूर देंगे आपको, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की बुक अलग है, हिंदी की बुक अलग है। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको, क्वेश्चन नंबर 5, दोनों क्वेश्चन के आंसर भी हमने दिए। तो हमारा काम अल्टीमेटली ये है कि लॉजिक समझना, किस लॉजिक से हमारी अरेंजमेंट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। एक इनपुट हमें दे रखा है, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक इनपुट हमें दे रखा है, राम मैन इज ही गुड, ये इनपुट हमें दे रखा है। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप हमें दिया गया है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है ही राम मैन इज गुड। एक सेकेंड, सबसे पहला स्टेप ये नहीं है, सबसे पहला स्टेप था गुड राम मैन इज ही। सेकेंड स्टेप हमें दे रखा है ही गुड राम मैन इज। तीसरा स्टेप हमें दे रखा है इज ही गुड राम मैन। चौथा स्टेप हमें दे रखा है, चौथा स्टेप हमें दे रखा है मैन इज ही गुड राम। और पांचवा स्टेप हमें दे रखा है लास्ट स्टेप, राम मैन इज ही गुड, दिस इज द लास्ट स्टेप। ये हमें दे रखा है, दिस इज द लास्ट स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। बेटा जो बुक है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ है, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, डायरेक्ट ट्रिक या डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है बुक के अंदर। एक एक चीज को, एक एक शब्द को समझाया गया है। ये मत समझना ऐसी कोई बुक है जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, डायरेक्ट ट्रिक लिख दिया ना, वो एक ऐसी बुक है जब आप उस बुक को पढ़ोगे तो ये समझोगे साक्षात मैं आपके सामने खड़े होकर आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। वो ऐसी बुक है जिसमें एक एक शब्द लिखा गया है, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया गया है कि कैसे, जैसे मैं आपको बस पढ़ाता हूँ ना, बस वैसे ही वो सारी चीजें बुक में लिखी हुई है। इंग्लिश और हिंदी साथ रखते तो बेटा बुक के जो पेजेस होते हैं वो होते 1200 पेज, और 1200 पेज की बुक वो इतनी मोटी हो रही थी मेरी, क्योंकि मैंने पेज क्वालिटी भी सही रखी है, तो पेज क्वालिटी सही होने की वजह से इतनी मोटी बुक हो रही है। तो इसीलिए मुझे इंग्लिश पार्ट अलग करना पड़ा, हिंदी पार्ट अलग करना पड़ा। मैंने पहले बाइलिंग वाली बुक सोची थी, बट वो इतनी मोटी हो जा रही है बेटा, इतनी बड़ी इतनी मोटी, तो इस वजह से इंग्लिश वाली पार्ट अलग है, हिंदी वाली पार्ट अलग है, बस ये रीजन था। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक अलग से इनपुट आपको दिया हुआ है, एक अलग से इनपुट आपको दिया हुआ है, वो इनपुट ये है, हाँ, रोज 10 गिव अस, दिस इज द इनपुट। अब हमसे पता है क्या क्वेश्चन पूछा गया, हमसे पूछा गया है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरणों की आवश्यकता है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरणों की आवश्यकता है इस इनपुट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरणों की आवश्यकता है इस इनपुट को पूरा करने के लिए। सत्याजीत, वेल डन सत्या, गुड जॉब, शाबाश।
गुड जॉब, बेहतरीन। कृष्णपाल, वेल डन, गुड जॉब। निकित, वेल डन, गुड जॉब निकित। अनिकेत, शाबाश। अब अभय, अभिमन्यु, कीर्ति, ज्योति, सौमित्र, देवेंद्र, मनीष, सारिका, अभिनव, अभिनय, अरे वाह, विशाल, मनीष, सागर, बल्लू, बल्लू, देवेंद्र, वेल डन। यार तुम तो सारे के सारे इंटेलिजेंट हो, सब इंटेलिजेंट हो तुम तो, सभी के सभी। बहुत बढ़िया, शानदार, गुड जॉब, ग्रेट वर्क। देखो ये जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या खास बात है ये बताओ। सर जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है ना, जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है और इस क्वेश्चन में खास बात पता है क्या है? कोई मुझे बता सकता है ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है? सर ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर अरेंजमेंट इस तरह से हो रही है कि कभी भी ऑटोफिल आ ही नहीं सकता। ऑटोफिल कभी नहीं आएगा। देखो हर बार हमें काम करना पड़ेगा। जैसे पहले हम बेटा गुड को उठा के सबसे आगे ले गए क्योंकि गुड सबसे छोटा है। फिर सबसे छोटा क्या है ही, फिर ही को पता है हमने क्या करा, गुड के पीछे नहीं रखा, गुड के आगे रखा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम पता ये कर रहे थे, अभी तक हम ये करने वाले थे कि हम क्या करते थे कि सबसे पहले हम सबसे मतलब उठा के जब आगे रखते थे तो उसके पीछे लगाते थे, हम गुड के पीछे ही को लगाते थे। लेकिन इस बार हमने क्या किया, ही को गुड के आगे रख दिया। फिर हमने इसको उठाया, इसको फिर सबसे आगे रख दिया। फिर हमने मैन को उठाया, मैन को फिर सबसे आगे रख दिया। लास्ट में राम को उठाया, राम को फिर सबसे आगे रख दिया हमने, राम को फिर सबसे आगे रख दिया। और बेटा सेम इनपुट और सेम आउटपुट निकल कर आ गया। चलो कोई बात नहीं, सेम इनपुट सेम आउटपुट निकल कर आ गया, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन लॉजिक हमने क्या समझा, लॉजिक हमने देखा कि हमें हर बार छोटे वर्ड को उठाना है और सबसे आगे पहुंचाना है। यानी कि इस कंडीशन में ऑटोफिल कभी नहीं बनेगा। इस कंडीशन में ऑटोफिल कभी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यह है कुल कितने चरण बनेंगे? सर जितने वर्ड हैं उतने चरण बनेंगे। 1 2 3 4, 4 वर्ड हैं, 4 चरण बनेंगे। हमेशा भाई जितने वर्ड होंगे उतने स्टेप बनेंगे, क्योंकि हर बार हम उठा के आगे रखते चले जाएंगे और यहाँ पर कभी कोई ऑटोफिल नहीं बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो बिना पेन पेपर के सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है कि जिसमें ऑटोफिल ना हो। एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है जिसमें ऑटोफिल होता है। लेकिन फिर भी ये भी ध्यान रखना कि ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में बनाया जा सकता है जिसमें ऑटोफिल नहीं होता। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इनपुट दे रखा है हमें। इस बार जो इनपुट हमें दे रखा है वो है कार, लो, 15, 20, पिन, 25, टूल, 30। दिस इज द इनपुट। अब स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप गिवन है, पहला स्टेप गिवन है लो, 20, पिन, स्कार, 16, 25, टूल, 30। दिस इज द स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड जो एग्जाम में गिवन है, स्टेप सेकंड जो एग्जाम में गिवन है दैट इज पिन, स्लो, स्कार, 16, 21, 25, टूल, 30। स्टेप थर्ड जो एग्जाम में गिवन है, स्टेप थर्ड दैट इज स्पिन, स्पिन, स्लो, स्कार, 16, 21, 26, टूल, 30। एंड स्टेप फोर्थ जो गिवन है दैट इज स्टूल, स्पिन, स्लो, star, 16, 21, 26, 31। एंड दिस इज द लास्ट स्टेप, दिस इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। अब एक अलग से इनपुट हमें दे रखा है और उस इनपुट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनपुट हमें दे रखा है ट्राइक 17, नाउ, किल, 29, 39, 29, 39, पिन, 44। दिस इज द इनपुट। अब इस इनपुट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस इनपुट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हम इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज कर लेंगे। तो आपका काम क्या है पता है? आपका काम ये है, आपका काम ये है कि मौज आ गई सर आपसे शिक्षा ग्रहण करके। आपका काम यह है कि इस इनपुट को किस लॉजिक से रीअरेंज किया है उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब तक आप इस लॉजिक को नहीं पहचानोगे तब तक आप इस मेथड को भी नहीं जान पाओगे। तो सबसे पहले आपका काम यह है कि ये इनपुट किस मेथड से रीअरेंज हुआ, इस मेथड को आइडेंटिफाई करो। देखो आज की क्लास में मैं आप लोगों को इंडिविजुअल स्टेप बनाकर ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं। कल की क्लास में भी हमने क्या किया था, इंडिविजुअल स्टेप बनाकर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल स्टेप बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन कल कल मैं आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना मशीन इनपुट आउटपुट के, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप बिना स्टेप बनाए सॉल्व करोगे। तो वो जो ट्रिक है ना जिसमें हमें इंडिविजुअल स्टेप बनानी नहीं पड़ते फिर भी हम अपने क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं, ये हम कल सीखेंगे। तो कल हम इन क्वेश्चन को बिना स्टेप बनाए सॉल्व करेंगे, लेकिन आज की क्लास में आपको स्टेप बना के ही आंसर देने पड़ेंगे। क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, क्वेश्चन जो पूछा है वो ये पूछा है थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है, तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है, तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है। थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है, ये बताओ तीसरे चरण में दाएं से तीसरा क्या है।
मेरे भाई मेरे दोस्त, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये स्कार तो है ही नहीं, ये कहां से आ गया। तो मेरे भाई 16 भी तो नहीं था, 16 कहां से आ गया, 16 भी तो नहीं है ऊपर, 16 कहां से आ गया। देखो सबसे पहले आप इनपुट और स्टेप फर्स्ट को कंपेयर करो, चाहे कितना भी खतरनाक क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो, आप अपने दिमाग से निकाल दो। आप इनपुट और स्टेप फर्स्ट को कंपेयर करो सबसे पहले। अब आप देखो बेटा, कार को यहां से हटा दिया, लो 15 को यहां से हटा दिया, 20 पिन, 25 टूल 30। तो बेटा हमने क्या किया है, कार और 15 को उठा लिया और 3 हमने यहां छोड़े और 3 हमने यहां के सबसे छोटे छोटे उठाने हैं, सबसे छोटे छोटे उठाने हैं। ठीक है, सबसे छोटे छोटे उठाने हैं हमें। हाँ जी, तो दोनों में सबसे छोटे छोटे उठा दिए हमने। चलिए साहब, क्लास बफरिंग कर रही है, क्या दिक्कत है भैया। हम्म, अभी नहीं से चले, अब तो सही चली होगी। फ्रीज, फ्रीज कैसे हो गया, अब तो सब कुछ ठीक है, अब तो सही है। हाँ जी, क्लास बंद हो गई। हाँ, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, हमें सबसे छोटा वर्ड और सबसे छोटा नंबर उठाना है, और सबसे छोटा वर्ड और सबसे छोटा नंबर उठा के सेंटर में पहुंचा दो। बेटा 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो। देखो लो 20 और पिन 3 आ गए, इसमें एस ऐड करके यहाँ ले आओ, इसमें +1 करके यहाँ ले आओ। यानी कि वर्ड और नंबर दोनों सबसे छोटे उठाने हैं। वर्ड में तो एस ऐड कर दो, नंबर में +1 कर दो, इसको एस ऐड करके यहाँ रख दो, इसमें +1 करके यहाँ रख दो, बिल्कुल मिड में। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो क्वेश्चन है, इसमें देखो लो अपनी जगह है, 20 अपनी जगह है, पिन अपनी जगह है, 25 अपनी जगह, टूल अपनी जगह, 30 अपनी जगह। हमने सिर्फ कार और 15 को उठा लिया और कार और 15 को उठा के सेंटर में पहुंचा दिया। कार में एस ऐड कर दिया, 15 में +1 कर दिया। यानी इस क्वेश्चन में वर्ड में एस ऐड करना है, नंबर में +1 करना है और बिल्कुल मिड में पहुंचाना है, सेंटर में। अब आ जाओ स्टेप फर्स्ट से स्टेप सेकंड की तरफ। अब हमने क्या देखा, अब सबसे छोटा वर्ड क्या है बेटा, लो, सबसे छोटा नंबर क्या है 20। तो देखो पिन अपनी जगह मौजूद है, अब लो में हमने ऐड करके स्लो बना दिया और फिर स्कार 16, 20 में +1 करके 21 हो गया, बाकी ये सब अपनी जगह। अब हम क्या करेंगे, अब हम पिन को उठा लेंगे और 25 को उठा लेंगे, पिन में हम ऐड कर देंगे तो 25 में +1 कर दिया। अब हम टूल और 30 को उठाएंगे, टूल में ऐड कर देंगे और 30 में +1 कर देंगे। तो बस ऐसे ही क्यों किया, एक बच्चा कह रहा है ऐड क्यों किया, बेटा दिस इज द लॉजिक, ये लॉजिक था तो उस लॉजिक को हमने पहचान लिया। ये एग्जामिनर की मर्जी थी, उसने किया, हमें तो बस पहचानना है कि उसने क्या किया, उसने क्यों किया, ये नहीं पहचानना, हमें पहचानना उसने क्या किया। ठीक है, क्या किया, व्हाट डिड हैपन, व्हाट डिड हैपन, क्या हुआ ये पहचानना है। व्हाई डिड हैपन, क्यों हुआ ये नहीं पहचानना। हमें क्यों नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए। जब हम लॉजिक्स आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो हम लॉजिक्स में व्हाट लगाते हैं, मतलब क्या लॉजिक है। हम ये नहीं पूछेंगे कि ये लॉजिक क्यों है, हम ये नहीं पूछेंगे +1 क्यों है, हम ये देखेंगे कि क्या है, +1 है। ठीक है, तो इस चीज को समझो, व्हाट एंड वाई में बहुत फर्क है। हमें लॉजिकल क्वेश्चन हमेशा व्हाट के साथ सॉल्व करने हैं, वाई के साथ सॉल्व नहीं करने। हमें बस ये देखना है कि लॉजिक है क्या, क्यों है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस बात को समझ लो, ठीक है। व्हाट डिड हैपन बस ये जानना है, व्हाई डिड हैपन ये नहीं जानना। चलिए साहब, तो अब इस इनपुट को इस मेथड से हमें रीअरेंज करना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, सबसे छोटा वर्ड क्या है, सबसे छोटा वर्ड है किल, सबसे छोटा नंबर क्या है 17। और बेटा टोटल 8 है, तो 3 इधर छोड़ेंगे, 3 उधर छोड़ेंगे, तो 3 इधर छोड़ेंगे, पहले तो आ गया ट्राइक, फिर आ गया नाउ, फिर आ गया 29, ये 3 इधर छोड़ दिया हमने। अच्छा, इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा स्किल, इसमें +1 कर देंगे तो ये बन जाएगा 18। अब उसके बाद 3 उधर छोड़ देंगे, 29 तक लिख दिया, 39 पिन और 44, ये बन गया पहला स्टेप। अच्छा, अब जब हम दूसरा स्टेप बनाएंगे बेटा, अब हम किस किस को उठाएंगे, अब छोटा क्या है नाउ और 29, अब नाउ और 29 को उठाएंगे हम। तो TRIKE, नाउ में बेटा ऐड कर देंगे तो स्नो, और फिर उसके बाद स्किल आना ही है 18, 29 में +1 कर देंगे तो 30। चलिए साहब, उसके बाद वहां पर बचे 39 पिन और 44। और जब हम तीसरा स्टेप बनाएंगे, तो तीसरे स्टेप में अब हम उठाएंगे पिन को और 39 को। तो बेटा ट्राई अपनी जगह मौजूद है, अब पिन में हम ऐड कर देंगे तो ये बनेगा स्पिन, फिर स्नो, फिर स्किल, फिर 18, फिर 30, 39 का हो गया 40 और लास्ट में 44। अब जब फाइनली चौथा स्टेप बनेगा, तो आपको पता है चौथा स्टेप क्या बनेगा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, थर्ड फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप में दाएं से तीसरा। बेटा ये तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में दाएं से तीसरा, तीसरे स्टेप में दाएं से तीसरा, 1 2 3, है ना, तीसरा, यानी कि 30 आ गया हमारा आंसर, 30 आ गया आंसर। ठीक है, चलिए साहब, तो अब आप समझे कि मशीन इनपुट आउटपुट में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। जरूरी नहीं कि सारी अरेंजमेंट बेटा लेफ्ट वाली हो, जरूरी नहीं कि सारी अरेंजमेंट राइट वाली हो, बेटा अरेंजमेंट मिड वाली भी हो सकती है, अरेंजमेंट मिड वाली भी हो सकती है। जैसे ये क्वेश्चन बेटा मिड वाला था, जैसे ये क्वेश्चन मिड वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, एक इनपुट है 23, 35, 46, 53, 61। पहला स्टेप हमें दे रखा है 5 8 10 8 7। दूसरा स्टेप हमें दे रखा है 6 15 24 15 6। तीसरा स्टेप हमें दे रखा है, तीसरा स्टेप हमें दे रखा है 1 2 2 2 5। चौथा स्टेप हमें दे रखा है, चौथा स्टेप हमें दे रखा है 13 34 52 34 37, ये दे रखा है। अब हमें एक इनपुट दे रखा है अलग से, इनपुट हमें दे रखा है 16 25 34 42 और 59। दिस इज द इनपुट। अब इस इनपुट से रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन फर्स्ट स्टेप, पहले चरण में बाएं से तीसरा। थर्ड फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप, दूसरे चरण में दाएं से तीसरा। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन फोर्थ स्टेप, चौथे चरण में दाएं से चौथा, चौथे चरण में दाएं से चौथा। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। ठीक है मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यहाँ पर इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज किया गया है, किस मेथड से हमने रीअरेंज किया होगा, इस इनपुट को किस मेथड से हमने रीअरेंज किया होगा।
हाँ जी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन में चक्कर आ गए। सर एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन में तो आपने सिर्फ एक वर्ड और एक नंबर में चेंज किया, यहाँ तो सर आपने सब कुछ ही चेंज कर दिया सर, यहाँ तो आपने जज्बात पलट दिए, यहाँ तो आपने बाजी पलट दिया, तो सब कुछ ही चेंज हो गया। देखो अभी तक हमने मशीन इनपुट आउटपुट में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो कैसे किए थे कि इनपुट से बनता था पहला स्टेप, इनपुट से बनता था पहला स्टेप, अरे यार ये कहाँ से आ गई, इनपुट से बनता था पहला स्टेप, पहले स्टेप से बनता था दूसरा, दूसरे स्टेप से बनता था तीसरा, है ना, ऐसे करते थे ना हम, इनपुट से पहला, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इनपुट से बना है पहला स्टेप, इनपुट से ही बना है दूसरा स्टेप, इनपुट से ही बना है तीसरा स्टेप और इनपुट से ही बना है चौथा स्टेप। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारे के सारे जो स्टेप है वो डायरेक्ट इनपुट से ही निकले हैं। तो पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें सारे के सारे जो स्टेप है वो इनपुट से ही निकले हैं, सारे के सारे जो, हाँ जी, सारे के सारे जो स्टेप है वो इनपुट से ही निकले हैं। पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बेटा आपको पहला स्टेप समझ आ गया होगा, दूसरा समझ आ गया होगा, तीसरा समझ आ गया होगा, लेकिन चौथे स्टेप को समझने की कोशिश करो, चौथा स्टेप कैसे बना है, जब तक हम इस मधुमक्खी को बाहर निकालते हैं, वरना ये हमें काट लेगी। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर हम पहले स्टेप को ध्यान से देखें तो इसमें हुआ क्या, सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड कर दिया, 2 और 3 5, 3 और 5 8, 4 और 6 10, 5 और 3 8, 6 और 1 7, डबल डिजिट को ऐड कर दिया हमने। अगर हम पहले स्टेप को ध्यान से देखें, अगर हम दूसरे स्टेप को ध्यान से देखें तो इसमें क्या किया, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 4 छिंग 24, 5 तिया 15, 6 एकम 6, हमने इंडिविजुअल डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अगर हम तीसरे स्टेप को ध्यान से देखें तो इसका डिफरेंस 3 और 2 का डिफरेंस 1, 3 और 5 का डिफरेंस 2, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 5 और 3 का डिफरेंस 2, 6 और 1 का डिफरेंस 5, है ना। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, इंडिविजुअल डिजिट को ऐड किया, दूसरे स्टेप में इंडिविजुअल डिजिट को मल्टीप्लाई, तीसरे स्टेप में इंडिविजुअल डिजिट का डिफरेंस। अब ये चौथा स्टेप कैसे बना सर, ये जो इंडिविजुअल डिजिट है ना इनका स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दिया, इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दिया, तो ये इस तरह से निकल गया कुल 4 स्टेप, ठीक है। तो बस तो जो पहला स्टेप बनेगा तो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 4 और 2 6, 9 और 5 14, दूसरा स्टेप बनेगा तो 6 एकम 6, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 9 पंजे 45, तीसरा स्टेप बनेगा 6 और 1 का डिफरेंस 5, 5 और 2 का डिफरेंस 3, 4 और 3 का डिफरेंस 1, 4 और 2 का 2, 9 और 5 का 4, और चौथा स्टेप बनेगा इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके ऐड करता हूं, तो बस हो जाएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम राइट इन सेकंड स्टेप, 1 2 3, हाँ जी, फोर्थ फ्रॉम राइट इन फोर्थ स्टेप, चौथे स्टेप में दाएं से चौथा। चलिए सर, तो कहने का मतलब है हमने मशीन इनपुट आउटपुट के लेफ्ट वाली अरेंजमेंट वाले भी क्वेश्चन किए, राइट अरेंजमेंट वाले भी क्वेश्चन किए, मिड अरेंजमेंट वाले भी क्वेश्चन किए, और हमने एक ऐसा भी क्वेश्चन किया जिसमें सारे इनपुट, सारे स्टेप डायरेक्ट इनपुट से निकले हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक स्पेशल नया क्वेश्चन कराता हूँ, एक स्पेशल क्वेश्चन है। इनपुट हमें दिया हुआ है इन बॉक्सेस की फॉर्म में। अब पहली बार आप एक ऐसा क्वेश्चन भी देखोगे, ठीक है। इनपुट हमें दिया गया है इन बॉक्सेस की फॉर्म में, ये 6 बॉक्स दिए गए हैं, 9 2 3 5 4 6, है ना, 4 1 1 3 और 1 2। पहला स्टेप जो हमें दे रखा है, फर्स्ट स्टेप में बेटा 3 बॉक्सेस है, मतलब जो 6 बॉक्सेस थे वो 3 बॉक्स में कन्वर्ट हो गए हैं, 9 8 9 8 5 9 5 9 6 8। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा स्टेप, उसमें 3 के रह गए हैं, 2 बॉक्स 20 और 25। जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप, ठीक है, थर्ड स्टेप में बचे हैं 2 7, और जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप उसमें बचा है एक ही 3.5। तो ये भी क्वेश्चन एक मशीन इनपुट आउटपुट का है कि एक इनपुट है, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आप इस लॉजिक को समझोगे किस मेथड से हमने इस इनपुट को रीअरेंज किया है। हाँ जी, समझो यहाँ पे लॉजिक, ये मशीन इनपुट का लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है जो एसबीआई पीओ में आया था। विदुषी 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 स्क्वायर वाली कंडीशन ये है, जैसे 13 कैसे बना, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, हाँ 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 52। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्क्वायर। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर लॉजिक क्या है, लॉजिक आइडेंटिफाई करो। अगर आपने लॉजिक आइडेंटिफाई कर लिया ना तो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, मुझे अलग से इनपुट देने की जरूरत भी नहीं है, उसको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बना होगा, सोचो इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बना होगा, पता है सर इनपुट से स्टेप फर्स्ट कैसे बना, ये 6 बॉक्स है, इनको 3 3 के हिस्सों में बांट दो, इसका पहला बॉक्स और इसका पहला बॉक्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लिकेशन पता है कैसे होगा, इसका पहला पार्ट और इसका दूसरा पार्ट ये आपस में मल्टीप्लाई किया, तो बेटा 9 इंटू 1 कितना होता है 9, इसका सेकंड पार्ट और इसका पहला पार्ट आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 4 कितना होता है 8। तो इस तरीके से ये लॉजिक बनकर आएगा, इस बॉक्स को इस बॉक्स से मल्टीप्लाई करो, लेकिन इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, वैसे बेटा इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, 3 3 9, ओके 3 3 9, ये उल्टा लिख दिया मैंने, सब गड़बड़ हो गई। एक सेकेंड, ये कैसे हो गया, गड़बड़ 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 हो गई।
3 3 सा 9 लिखना था यहाँ पे, 5 बन जा 5 लिखना था। ये तो सब कुछ गड़बड़ हो गया, तो सारे ही नंबर चेंज होंगे अब तो, इसीलिए तो आप लॉजिक भी नहीं पहचान पाए। इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड, 4 2 सा 8, 6 बन जा 6, ये है 26, ये है 19, ठीक है, ये है 19, ये है 3, ये है 9, ये है 6। चलो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया। अच्छा पहला स्टेप तो आप समझ गए ना, पहला स्टेप कैसे बना? ये 6 बॉक्सेस थे, इसको 3 3 में डिवाइड किया, इसका पहला बॉक्स इस पहले बॉक्स से मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसका पहला पार्ट दूसरे से मल्टीप्लाई हुआ, 9 into 1 9 और 2 into 4 8, ऐसे इसका पहला 3 into 3 9, 5 into 1 5, 4 into 2 8, 6 into 1 6। अब आप ये बताओ पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बना होगा? पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बना होगा ये बताओ? पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बना होगा? दूसरा स्टेप कैसे बना होगा? पहले स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे बना होगा ये बताओ? फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप कैसे बना होगा? सर 9 और 9 18, 18 और 8 26, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 8 और 5 13, 13 और 6 19, है ना? तो पहला 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 ऐड कर दिया तो 26, पहला दूसरा 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 ऐड कर दिया तो 19। अच्छा अब ये बताओ दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप कैसे बना होगा? दूसरे स्टेप से तीसरा स्टेप कैसे बना होगा? हाँ सर 6 बटा 2 3, 9 बटा 1 9, 6 बटा 2 3, 9 बटा 1 9। अच्छा ये बताओ तीसरे स्टेप से चौथा स्टेप कैसे बना होगा? तीसरे स्टेप से चौथा स्टेप कैसे बना होगा? सर 9 और 3 का डिफरेंस कितना है? 6। 9 और 3 का डिफरेंस कितना है? 6। बेटा ये एसबीआई पीओ में लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था मशीन इनपुट का, बस। तो कहने का मतलब ये है हमने मशीन इनपुट आउटपुट के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सारे के सारे क्वेश्चन हमने इंडिविजुअल स्टेप बना के किए हैं। कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और बताऊंगा कि हम बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। राहुल, पवन, उषा, मोहन, राजेंद्र, सूर्य, धीरज, संदीप, अंकुश, गुलशन, जोगेश, अखिलेश, धीरज, विशाल, सौम्या, कुंदन, जोगेश, निकिता, धीरज, दीपिका, खुशी, प्रीति, प्रियंका, देवेंद्र, राहुल, राम, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भाई हम लोग मशीन इनपुट एंड आउटपुट टॉपिक पढ़ रहे थे और मशीन इनपुट आउटपुट में हमने 2 लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं और उन 2 लेक्चर्स में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सर मेरा विजय आपके पास पढ़ता था, एनटीपीसी में से 30 आए हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो अभी तक हमने 2 क्लास में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मशीन इनपुट आउटपुट के, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया बताऊं? सर वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इंडिविजुअल स्टेप बनाकर, है ना? सारे के सारे क्वेश्चन हमने इंडिविजुअल स्टेप बना के किए हैं और मैंने आपसे कहा था कि जब मैं आज मुलाकात करूंगा आपसे तो मैं उन क्वेश्चंस को बिना स्टेप बनाए सॉल्व करूंगा, लेकिन विदाउट स्टेप हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पहले बस एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो आप, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम बिना स्टेप के क्वेश्चन बनाते हैं। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, हर क्वेश्चन में जो भी इनपुट गिवन होता था उस इनपुट का एक लास्ट स्टेप बनता था, है ना? जो भाई हर क्वेश्चन में जो भी इनपुट गिवन होता था, जैसे एक इनपुट है WRBCPDJ, दिस इज द इनपुट एंड स्टेप फर्स्ट हमें गिवन है, स्टेप फर्स्ट CWJRDBP। इस बार एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा RCPWBJD, इस बार एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा जिसमें लास्ट स्टेप गिवन नहीं होगा, WRDCJPB, इसमें लास्ट स्टेप गिवन नहीं होगा, ठीक है? CWBRPDJ, है ना? इसमें लास्ट स्टेप गिवन नहीं होगा। एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा CJWDBP एंड सो ऑन, और यहाँ पे लिखा होगा बेटा एंड सो ऑन। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें इनफाइनाइट स्टेप बनेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन है श्वेता जिसमें इनफाइनाइट स्टेप बनेंगे, इसका कभी कोई लास्ट स्टेप आ ही नहीं सकता, कभी कोई आखिरी स्टेप आ ही नहीं सकता। इस बार इनमें बनेंगे इनफाइनाइट स्टेप। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे मशीन इनपुट आउटपुट के, हर बार वो क्वेश्चन देखे थे जिसमें हम इनपुट को किसी लॉजिक से रीअरेंज करते थे, और जब हम किसी लॉजिक से रीअरेंज करते थे ना तो कोई ना कोई एक आखिरी स्टेप जरूर आता था, कोई ना कोई एक आखिरी स्टेप जरूर आता था बेटा। इस बार लेकिन कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, ना तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ना वोवेल्स है, ना कॉन्सोनेंट है ना? यानी कि इसमें कभी कोई फाइनल स्टेप नहीं बनेगा, इसमें इनफाइनाइट स्टेप बनेंगे। अब ऐसा कैसे हो सकता है सर कि कभी कोई आखिरी स्टेप बन ही नहीं रहा, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि सर यहाँ पर कोई आखिरी स्टेप बन ही नहीं रहा? हाँ, कि अरेंजमेंट किस हिसाब से हुई होंगी कि आखिरी स्टेप कोई बन ही नहीं रहा? सोच कर देखो किस टाइप से अरेंजमेंट हुई होंगी। ठीक है भाई, ठीक है, हर दिन किसी ना किसी का नंबर आता है, हर दिन किसी ना किसी का नाम ले लिया जाता है, क्या करें? अब इतने सारे कमेंट्स आते हैं, नाम नहीं ले पाते हर किसी के, चलो कोई नहीं। हाँ तो आज वो आपका लकी डे था, कोई ना कोई दिन किसी ना किसी का लकी डे होता है जी। अब बोर्ड पर जरा ध्यान से देखना कि सर अरेंजमेंट किस हिसाब से होती है कि कभी कोई आखिरी स्टेप बन ही नहीं सकता। देखो अगर हम क्वेश्चन को पोजीशन बेस्ड अरेंज करें, अगर हम क्वेश्चन को पोजीशन बेस्ड अरेंज करें तो कभी कोई आखिरी स्टेप नहीं आ सकता, है ना? अगर हम क्वेश्चन को पोजीशन बेस्ड अरेंज करें तो कभी कोई आखिरी स्टेप नहीं आ सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पहले मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया, फिर दूसरे स्टेप में इन दोनों को, तीसरे में इन दोनों को, चौथे में इन दोनों को, पांचवें में इन दोनों को, छठे इन दोनों, मतलब पोजीशन अगर मैं आपस में इंटरचेंज करता चला गया तो कभी कोई आखिरी स्टेप आ ही नहीं सकता। तो ये जो एंड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट कैसे सॉल्व होगा? पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है और पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है इनपुट, हमें एक इनपुट दिया गया है और वो इनपुट ये है ABCDEFG, दिस इज द इनपुट। और हमसे पूछा है कि बताओ भाई पांचवा स्टेप क्या होगा? अगर ये किसी का इनपुट है तो इससे पांचवा स्टेप निकाल कर बताओ, जल्दी से बताओ पांचवा स्टेप का क्या होगा? हाँ जी, अगर ये इनपुट है तो पांचवा स्टेप क्या बनेगा पहले तो? अब देखो ये जो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें एंड सो ऑन इनफाइनाइट स्टेप बनते हैं, उस क्वेश्चन को हमें पता कैसे करना है? आप इनपुट की नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, आप इनपुट की नंबरिंग कर लो, कर लिया आपने इनपुट की नंबरिंग, बहुत बढ़िया। इनपुट से कौन सा स्टेप पूछा है? पांचवा स्टेप पूछा है, तो आप सीधा पांचवें स्टेप की नंबरिंग कर लो। जैसे जो आर है, आर का नंबर कितना है? सर आर का नंबर 2 है। सी का नंबर कितना है? सी का नंबर है 4, जे का नंबर कितना है 7, डब्ल्यू का नंबर कितना है 1, डी का नंबर कितना है 6, बी का नंबर कितना है 3, पी का नंबर कितना है 5। तो इसका मतलब ये है अगर हमारा इनपुट है 1 2 3 4 5 6 7
तो हमारा जो पांचवा स्टेप बनेगा वो बनेगा 2 4 7 1 6 3 5 2 4 7 1 6 3 5। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको बस यही करना है, अब आपको यही करना है, ठीक है। हाँ जी, आप इनपुट में नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 और हमें इनपुट से कौन सा स्टेप चाहिए, पांचवा स्टेप चाहिए ना, तो सीधा पांचवें स्टेप की नंबरिंग कर लो, सीधा पांचवें स्टेप की नंबरिंग कर लो 2 4 7 1 6 3 5। लेकिन बेटा ये वाली जो ट्रिक है ना, ये वाली ट्रिक सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस में अप्लाई होगी जो एंड सोन वाले हैं, जो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें इनफाइनाइट स्टेप है। तो ये ट्रिक उन क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होगी जो हमने पहले सॉल्व किए थे, ये ट्रिक सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस में यूज होगी, है ना। तो बेटा अगर किसी इनपुट का पहला स्टेप ये है तो डेफिनेटली उसी इनपुट का जो पांचवा स्टेप है वो ये होगा। देखो बेटा आर का प्लेस 2 है तो हमने आर के ऊपर 2 लिख दिया। अब बताओ 2 क्या है सर, 2 बी डी जी ए एफ सी ई, ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, अगर किसी इनपुट का सेकंड स्टेप दे रखा है हमें, अगर किसी इनपुट का सेकंड स्टेप दे रखा है एम एन ओ पी क्यू आर डी, ये किसी इनपुट का सेकंड स्टेप है, तो बताओ इसी इनपुट का पांचवा स्टेप क्या होगा। अगर हमें किसी इनपुट का सेकंड स्टेप दे रखा है तो इसी इनपुट का पांचवा स्टेप क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे। सेकंड स्टेप से फिफ्थ स्टेप कैसे निकालेंगे। हाँ, अगर किसी इनपुट का सेकंड स्टेप हमें दे रखा है तो उसी इनपुट से पांचवा स्टेप कैसे बनेगा, ये कैसे पता चलेगा हमें। हाँ जी, कैसे पता चलेगा बताओ। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हमें चाहिए सेकंड और फिफ्थ स्टेप की नंबरिंग। तो बेटा सेकंड स्टेप की नंबरिंग यहां से निकाल लो। आर का नंबर कितना है 2, सी का नंबर कितना है 4, पी का नंबर कितना है 5, डब्ल्यू का नंबर कितना है 1, बी का नंबर कितना है 3, जे का नंबर है 7, डी का नंबर कितना है 6। यानी कि सेकंड स्टेप की नंबरिंग है बेटा 2 4 5 1 3 7 6, 2 4 5 1 3 7 6, 2 4 5 1 3 7 6, ये सेकंड स्टेप की नंबरिंग है। और हमें कौन सा स्टेप चाहिए, पांचवें स्टेप चाहिए। तो पांचवें स्टेप की नंबरिंग क्या है, पांचवें स्टेप की नंबरिंग है 2 4 7 1 6 3 5। तो भैया जिस इनपुट का दूसरा स्टेप है डेफिनेटली पांचवें स्टेप ये होगा। तो 2 का मतलब एम, 4 का मतलब एन, 7 का मतलब आर, 1 का मतलब पी, 6 का मतलब क्या है डी, 3 का मतलब क्यू और 5 का मतलब ओ। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसी इनपुट हमें गिवन है Z Y W T U V R, मान लो ये एक इनपुट है और हमसे पूछा जाए कि बताओ सातवां स्टेप क्या होगा। अगर हमसे पूछा जाए सातवां स्टेप क्या होगा, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ राहुल, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल योर ऑल विशेस, यही हमारी शुभकामनाएं, आप हमेशा जीवन में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हाँ जी, अगर कोई इनपुट गिवन है और इनपुट से हमें सेवंथ स्टेप पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे सातवां स्टेप। अब आप कहोगे सर 7 स्टेप तो दे ही नहीं रखे, तो सर कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर आ जाना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर लिखा है एंड सो ऑन, और एंड सो ऑन का मतलब आप समझते हो, एंड सो ऑन का मतलब होता है कि इनफाइनाइट स्टेप बनेंगे। एंड सो ऑन का मतलब होता है कि इनफाइनाइट स्टेप बनेंगे, इनफाइनाइट। इसका मतलब बेटा छठा भी बनेगा, सातवां भी बनेगा, आठवां भी बनेगा, नौवां भी बनेगा। तो मेरे भाई ये जो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, ये तब तक हमारे लिए आसान है, ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन तब तक हमारे लिए आसान है जब तक हमसे उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में पूछा जाए जो स्टेप यहाँ पे दे रखे हैं। तो डायरेक्ट नंबरिंग करके हम आंसर दे सकते हैं। तो ये जो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है ये तब तक हमारे लिए आसान है जब तक हमसे उन्हीं स्टेप के बारे में पूछा जाए जो यहाँ पे दे रखे हैं। तो डायरेक्ट नंबरिंग करके हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन गलती से मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए जो इन दिए गए स्टेप से बाहर है, तो पता हमें क्या करना होगा। अब हमें इस प्रोसेस को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम ये प्रोसेस नहीं समझेंगे तब तक फिर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अब हमें इस प्रोसेस को, इस सीक्वेंस को समझना पड़ेगा कि एक्जैक्टली ये सीक्वेंस है क्या, तभी हम छठा स्टेप बना पाएंगे, सातवां बना पाएंगे और आठवां बना पाएंगे। तो अब हमारी मजबूरी है लॉजिक को आइडेंटिफाई करना। तो देखो पैटर्न को समझो, किस पैटर्न पे अरेंजमेंट है, पता किस पैटर्न पे अरेंजमेंट है। सबसे पहले देखो हमने जो सेंटर वाला जो है ना वर्ड, उसको उठा के सबसे आगे रखा। फिर पता हमने क्या किया, डब्ल्यू जे आर डी बी पी, डब्ल्यू जे आर डी बी पी। अब जब हमने पहले से दूसरे स्टेप पे आए तो क्या किया सर, सेम प्रोसेस रिपीट, सेंटर वाले को उठा के आगे रखा, फिर सेम प्रोसेस सी पी डब्ल्यू बी जे टी। फिर जब सेकंड से थर्ड पे आए तो सेम प्रोसेस रिपीट, डब्ल्यू को आगे रखा, फिर आर डी सी जे पी बी। फिर जब थर्ड से फोर्थ पे आए तो सेम प्रोसेस रिपीट, सी को आगे रखा, डब्ल्यू बी आर पी डी जे। फिर फोर्थ से फिफ्थ पे आए सेम प्रोसेस रिपीट, आर को आगे रखा, सी पी नहीं सी जे डब्ल्यू पी सॉरी डब्ल्यू डी बी पी। तो वही पांचवें से जब छठे पे आएंगे तो सेम प्रोसेस रिपीट, डब्ल्यू को हम आगे रखेंगे, है ना, फिर हम करेंगे आर पी, फिर सी बी और फिर जे टी। फिर जब छठे से सातवें पे आएंगे तो सेम प्रोसेस रिपीट, सी को आगे रखा, डब्ल्यू डी आर जे पीवी। यानी कि इस तरीके से इनफाइनाइट स्टेप बनते चले जाएंगे, इस तरीके से इनफाइनाइट स्टेप बनते चले जाएंगे, इनफाइनाइट, यानी कि कभी कोई आखिरी स्टेप आ ही नहीं सकता। तो पोजीशन बेस्ड जो क्वेश्चन है ना बेटा, जो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस है उनमें करना क्या है, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और एग्जाम में क्वेश्चन अगर इन दिए गए स्टेप से रिलेटेड ही पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन अगर इन दिए गए स्टेप से रिलेटेड ही पूछते हैं तो डायरेक्ट नंबरिंग करके आंसर दे दो। लेकिन गलती से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इन दिए गए स्टेप से बाहर है, तो बेटा आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, फाइनल स्टेप मतलब इस अप्रोच को समझना है कि किस अप्रोच से ये स्टेप्स बनाए जा रहे हैं, फिर उसके हिसाब से आप सातवां स्टेप बना दो। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, तो ये एंड सोन वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये एंड सोन वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड सोन वाला क्वेश्चन है। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, एक इनपुट लिखो, इनपुट लिखो क्यू डी एम एन जे पी। पहला स्टेप है पी डी एम एन जे क्यू, सेकेंड स्टेप इज पी जे एम एन डी क्यू, थर्ड स्टेप इज पी जे एन एम डी क्यू, फोर्थ स्टेप इज Q J M M D P, fifth step is Q D N M J P, and so on, and so on, and so on। ठीक है, and so on। अब पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, किसी इनपुट का सेकंड स्टेप हमें दे रखा है, किसी इनपुट का सेकंड स्टेप हमें दे रखा है A B C D E F, और हमसे पूछा है कि पांचवा स्टेप क्या होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, किसी इनपुट का चौथा स्टेप हमें दे रखा है M N O P Q R, और हमसे पूछा है कि भाई साहब इनपुट क्या होगा, इनपुट क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन, हमें तीसरा स्टेप दे रखा है किसी इनपुट का X Y Z T U V, और हमसे पूछा है कि सातवां स्टेप क्या होगा, सातवां स्टेप क्या होगा। तो ये तीन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको इस क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, जल्दी से दो। अभी मैंने बेटा आपको पिछले 2 लेक्चर्स में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, हाँ जी,
आपकी रीजनिंग मैनपुरी कोचिंग में सेम पढ़ाई जा रही है बेटा, मैनपुरी नहीं पूरे इंडिया में सेम पढ़ाई जा रही है, सिर्फ मैनपुरी नहीं, जम्मू से कन्याकुमारी तक, है ना। अच्छा, पिछले 2 क्लासेस में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन क्वेश्चंस को हम बिना स्टेप के भी सॉल्व करेंगे, आप टेंशन मत लेना बेटा। हाँ जी, अभी तो मैं आपको पोजीशन बेस्ड वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ जी, चलिए साहब, अब देखो ये भी क्वेश्चन एंड शोन वाला है, पोजीशन बेस्ड पैटर्न पर बेस्ड है ना, यहाँ भी कोई लॉजिक तो होगा नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक्सेट्रा जो पिछले 2 क्लासेस में देखा। तो ये भी डायरेक्ट नंबरिंग करके करो। देखो स्टेप सेकंड से स्टेप फिफ्थ चाहिए, तो पहले तो इनपुट की नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 बस। अब इनपुट की नंबरिंग कर ली हमने, अब हमें चाहिए सेकंड और फिफ्थ की नंबरिंग। सेकंड स्टेप की नंबरिंग इनपुट से क्या निकलेगी, पी का नंबर कितना है 6, जे का नंबर 5, एम का नंबर 3, एन का नंबर 4, डी का नंबर 2, क्यू का नंबर 1। ओके, अच्छा पांचवें स्टेप की नंबरिंग क्या निकलेगी, क्यू का नंबर कितना है 1, डी का नंबर 2, एन का नंबर 4, एम का नंबर 3, जे का नंबर 5, पी का नंबर 6। तो 2 और 5 दोनों की नंबरिंग हमने ले ली इनपुट से, तो हमें दूसरा स्टेप चाहिए और पांचवें स्टेप। तो दूसरे स्टेप की जो नंबरिंग है ना बेटा वो ये वाली कॉपी होगी, 6 5 3 4 2 1। और फिर पांचवें स्टेप की जो नंबरिंग है वो ये होगी 1 2 4 3 5 6। 1 का मतलब क्या है एफ, 2 का मतलब क्या है ई, 4 का मतलब क्या है डी, 3 का मतलब सी, 5 का मतलब बी और 6 का मतलब ए। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। अब चौथे स्टेप से इनपुट चाहिए, तो बेटा चौथे स्टेप की नंबरिंग यहां से लो, क्यू का नंबर कितना है 1, जे का नंबर कितना है 5, एन का नंबर 4, एम का नंबर 3, डी का नंबर 2, पी का नंबर 6। तो चौथे स्टेप यहां पे लिख दो, सेम ये जो नंबरिंग है ना ये नंबरिंग उठा के यहां लिख दो, 1 5 4 3 2 6। हमें इनपुट चाहिए ना, इनपुट और इनपुट की जो नंबरिंग होती है वो होती है 1 2 3 4 5 6। तो 1 नंबर कितना है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर कितना है ये। तो ये आ गया दूसरे क्वेश्चन। तो मेरे भाई ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमें चाहिए तीसरे से सातवां स्टेप। तो तीसरे स्टेप की नंबरिंग ऊपर से ले लो, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, ये तीसरा स्टेप आ गया। अब तीसरे से हमें सातवां स्टेप चाहिए। अब सातवें स्टेप की नंबरिंग कैसे ले, क्योंकि यहाँ पे सातवां स्टेप तो दे ही नहीं रखा। अब हमें पता क्या करना पड़ेगा, हमें खुद सोचना पड़ेगा कि लॉजिक क्या है, तभी तो हम छठा और सातवां स्टेप बना पाएंगे। अब हमें इस पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा, एक्जैक्टली ये पैटर्न क्या है। देखो इनपुट और स्टेप फर्स्ट की कंपैरिजन करो, क्यू और पी को आपस में बदल दिया, क्यू और पी को आपस में बदल दिया, क्यू और पी को आपस में बदल दिया, बाकी डी एम एन जे। फर्स्ट से सेकंड पर आओ, अब डी और जे को आपस में बदल दिया, अब डी और जे को आपस में बदल दिया, बाकी पी का पी है, एम का एम, एन का एन, क्यू का क्यू। अब सेकंड से थर्ड में आओ, अब क्या किया इन्होंने, अब एम और एन को आपस में बदल दिया, ठीक है। अब थर्ड से जब फोर्थ पर आए तो फिर से इन्होंने क्या किया, फिर से पी और क्यू को आपस में बदल दिया, फिर से पी और क्यू को, फिर जे और डी को, फिर एन और एम को, फिर पी और क्यू को, मतलब ये प्रोसेस चलता रहा। फिर पी और क्यू को आपस में बदल दिया इन्होंने, अब क्या बदलेंगे, अब ये जे और डी को आपस में बदल देंगे। अब जब यहाँ आएंगे तो अब ये बदलेंगे इसको, एन और एम को आपस में बदल देंगे। अब इसके बाद जब सातवां स्टेप बनेगा ना तो ये भी चेंज, अब फिर से ये दोनों आपस में बदले जाएंगे, फिर ये दोनों आपस में बदले जाएंगे। तो ये हमारा सातवां स्टेप आ जाएगा। और सातवें स्टेप की नंबरिंग ऊपर से क्या लेंगे, पी का नंबर कितना है 6 2 3 4 5 1। तो 6 2 3 4 5 1, 6 x 2 u 3 t और 4 क्या आ गया z, 5 क्या आ गया y और 1 का आ गया v। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, ठीक। ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न है, क्योंकि 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 आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, हमारा फास्ट भी है और आप लोगों का भी शायद होगा फास्ट। और शायद अगर मंदिर नहीं हो तो बेटा एक बार मंदिर होकर आओ। चलो, तो आज की क्लास बेटा हम पूरी नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इतना ही पढ़ेंगे आज की क्लास में, ठीक है। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को और कल डेफिनेटली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और कल हम सीखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करें बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए, है ना, बिना स्टेप बनाए कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ हम कल सीखेंगे, ठीक। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल एंड अगेन विश वेरी वेरी हैप्पी महाशिवरात्रि। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल योर ऑल विशेस। सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय शिव शंकर शंभू, जय भोलेनाथ, बाय बाय, ओम नमः शिवाय। गुड, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो भाई जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मशीन इनपुट आउटपुट जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज हम मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप, बिना कोई सिंगल स्टेप बनाए। अभी तक हमने 3 लेक्चर्स अटेंड किए हैं मशीन इनपुट आउटपुट के और तीनों ही लेक्चर्स में हमने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो इंडिविजुअल स्टेप बनाकर दिए हैं। हमने सबसे पहले पैटर्न को समझा, उसके बाद फिर हमने आंसर दिया। अच्छा, हमने क्वेश्चन और सॉल्व किया था बेटा, कौन सा, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एंड शोन, जिसमें इनफाइनाइट स्टेप बनते हैं, ठीक है। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है।
अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक। एक क्वेश्चन लिखो। आज हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे बिना सिंगल स्टेप बनाए। एक इनपुट हमें दे रखा है, पहले से जो इनपुट दे रखा है वो दे रखा है पेन एंड पेंसिल्स आर सेंड बाय। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, एंड पेन पेंसिल्स आर सेंड बाय। सेकंड स्टेप इज एंड आर पेन पेंसिल्स सेंड बाय। थर्ड स्टेप इज एंड आर बाय पेन पेंसिल्स सेंड। एंड स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पूछा गया है। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक इनपुट हमें दे रखा है, क्लोज एंड क्लीन आर लाइक्ड बाय बॉय। क्लोज एंड क्लीन आर लाइक्ड बाय बॉय, ये है इनपुट। और हमसे ये पूछा गया है, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। और बेटा इस बार हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे इस बार हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप। बिना कोई स्टेप बनाए हम अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमें एक भी स्टेप नहीं बनाना है और बिना स्टेप बनाए ही हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है। अब आप आंसर दो, बिना कोई स्टेप बनाए हम अपने क्वेश्चन का आंसर कैसे थे। अब बोर्ड पर जरा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। पहले तो बेटा आप इस मेथड को समझो, इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करो, ये किस लॉजिक से अरेंजमेंट हो रही है, ये किस लॉजिक से अरेंजमेंट हो रही है, इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करो बेटा। ठीक है। ये लॉजिक आइडेंटिफाई करो। तो हमने क्या देखा बेटा इस लॉजिक में, हमने क्या देखा है कि जो इस लॉजिक को आइडेंटिफाई करो बेटा, इस लॉजिक से इस इनपुट को रीअरेंज करो। तो बेटा लॉजिक कैसे आइडेंटिफाई होगा, लॉजिक इस तरीके से आइडेंटिफाई होगा, पहले इनपुट को स्टेप फर्स्ट से कंपैरिजन कराओ। तो हमने एंड को उठा के सबसे आगे रख दिया, फिर हमने आर को उठा के उसके पीछे रख दिया, फिर हमने बाई को उठा के जैसे आर के पीछे रखा, ये तीनों ऑटोफिल हो गए। यानी कि लॉजिक ये है कि सर हर बार हम सबसे छोटे वर्ड को आगे पहुंचाते जाएंगे और उनके पीछे छोटे छोटे वर्ड लगाते जाएंगे, बस ऑटोफिल की कंडीशन अपने माइंड में रखना। अब देखो मैं बिना एक भी स्टेप बनाए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दूंगा बेटा। अब जरा ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं किस वर्ड को सबसे आगे पहुंचाऊंगा, एंड को। तो बेटा मैं इसके नीचे लिख देता हूं एक नंबर। एक नंबर का मतलब आप समझ रहे हो कि पहले स्टेप में एंड को हमने उठा के सबसे आगे रख दिया। अब एंड के पीछे दूसरे स्टेप में मैं किसको रखूंगा, आर को। तो मैंने आर के नीचे लिख दिया 2। तो पहले पे एंड गया, दूसरे पे उसके पीछे आर आ गया, तीसरे पे उसके पीछे आ जाएगा बाई, सॉरी बॉय। अब ध्यान से देखना, चौथे पे उसके पीछे आ जाएगा बाई। अब मेरे पास 3 वर्ड बच गए हैं और 4 स्टेप बन गए। चौथा स्टेप पता है क्या है, एंड आर बॉय बाई क्लोज क्लीन लाइक, ये है चौथा स्टेप। अब जैसे ही मैं पांचवें स्टेप बनाऊंगा और जैसे ही मैं क्लीन को उठा के आगे रखूंगा पांचवें स्टेप में, बेटा उसके बाद जो क्लोज है ना और जो लाइक्ड है, ये दोनों ऑटोफिल हो जाएंगे पांचवें स्टेप में ही। क्लोज क्लोज के बाद लाइक, ये दोनों ऑटोफिल हो जाएंगे पांचवें स्टेप में ही। तो टोटल कितने स्टेप बनाने पड़े मुझे, 5 स्टेप बनाने पड़े। और देखो मुझे इंडिविजुअल स्टेप नहीं बनाने पड़े, डायरेक्ट मैंने नंबरिंग करके ही आंसर दे दिया। सिंपल सी बात है, पहले स्टेप में मैं एंड को उठा के ले गया, उसके पीछे फिर मैंने आर को रखा, फिर उसके पीछे बॉय को रखा, फिर उसके पीछे बाई को रखा, फिर जैसे ही मैंने क्लीन को रखा उसके पीछे, उसके बाद क्लोज एंड लाइट, ये दोनों ऑटोफिल हो गए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम अपने क्वेश्चन को बेटा विदाउट पेन भी सॉल्व करेंगे, विदाउट पेन भी। बेटा बी और बी, अंग्रेजी वर्ड वाला में ओ पहले आता है, वाई ओ पहले आता है, वाई बाद में आता है। ठीक है, इसीलिए चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। एक इनपुट और दे रखा है हमें। इस बार जो इनपुट देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, इनपुट एम एन पी जे आई। बताओ हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस इनपुट। इस मेथड से अगर मैं इस इनपुट को रीअरेंज करूं तो कुल कितने चरण की आवश्यकता है, जल्दी से बताओ। और बेटा आंसर आना चाहिए 3 मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर, और वो भी बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। श्वेता क्वेश्चन सॉल्व कर लो। गुड मॉर्निंग, कितना करोगी? हाँ जल्दी से फटाफट से डायरेक्ट आंसर दो बेटा, बिना स्टेप बनाए, एक भी स्टेप नहीं बनाना है। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं सबसे आगे किसको ले जाऊंगा, सबसे पहले मैं सबसे आगे ले जाऊंगा सबसे छोटे को। सबसे छोटा क्या है, आई। पहले स्टेप में आई गया, दूसरे स्टेप में आई के पीछे जे लगेगा, और जैसे ही मैंने जे को रखा उसके बाद बेटा जो एम है और जो फिर एन और जो पी है, ये तीनों ऑटोफिल हो गए। यानी कि जे के पीछे एम अपनी जगह खुद ही है, एम के पीछे एन ने भी अपनी पोजीशन, और पी। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेप बनेंगे, ओनली 2। चाहो तो आप इंडिविजुअल स्टेप बना के देख लो, सिर्फ 2 ही स्टेप बनेंगे इस इनपुट को कंप्लीट करने में। तो हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बिना सिंगल स्टेप बनाए। चलो इस बार जो हमें इनपुट दे रखा है वो है आर क्यू टी एस यू। बताओ हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरण की आवश्यकता है। इस अरेंजमेंट को राहुल, हाँ जी, इस इनपुट को पूरा करने के लिए मुझे कुल कितने चरण की आवश्यकता है। बताओ इस इनपुट को पूरा करने के लिए मुझे कुल कितने चरण की आवश्यकता है, बताओ जल्दी से। सर सबसे पहले मैं सबसे छोटा ले जाऊंगा, क्यू को उठा के सबसे आगे रख दिया। अब बेटा जो क्यू के बाद आर है ना, आर ऑटोफिल हो गया, मशीन को आर पे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले क्यू सबसे आगे गया, फिर उसके पीछे आर हो गया ऑटोफिल। फिर हम किसको रखेंगे सर, फिर हम एस को उठा के आगे रखेंगे, उसके बाद टी जो है वो ऑटोफिल हो जाएगा और उसके पीछे यू भी ऑटोफिल हो जाएगा। तो सिर्फ 2 ही स्टेप बनेंगे, सिर्फ 2। जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है ना डायरेक्ट नंबरिंग करने में, वो इंडिविजुअल स्टेप बना के देखें। जब आप इंडिविजुअल स्टेप बनाओगे तो आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, जब आप इंडिविजुअल स्टेप बनाओगे तो आपके डाउट्स दूर हो जाएंगे। चलिए साहब, अब अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं और उसको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनपुट दे रखा है, इनपुट हमें दे रखा है P20S15 R10U13। ठीक है, दिस इज द इनपुट। स्टेप फर्स्ट इज 10P20S15 RU13। स्टेप सेकंड इज 10P1520S RU, एक सेकंड गड़बड़ हो गई, 10P1320S15RU। Step third is 10P13R20S15U. Step fourth is
10 P 13 R 15 20 S U. Step fifth is 10 P 13 R 15 S 20 U. एंड स्टेप फिफ्थ इज द लास्ट स्टेप. स्टेप फिफ्थ इज द लास्ट स्टेप. स्टेप फिफ्थ इज द लास्ट स्टेप. ये इनपुट है. अब देखो मैं कितने क्वेश्चन पूछूंगा, जरा ध्यान से सुनना. ठीक है. पहला क्वेश्चन है जिसमें इनपुट हमें दे रखा है. पहले क्वेश्चन का इनपुट हमें दे रखा है M 15 10 P T S नहीं P T 20 S. बताओ हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट. इस अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए कुल कितने चरण की आवश्यकता है इस मेथड से. और बेटा डायरेक्ट बनाना विदाउट मेकिंग एनी सिंगल स्टेप. हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट. कुल कितने चरण की आवश्यकता है. और डायरेक्ट बताना. डायरेक्ट कुल कितने चरण की आवश्यकता है. पहले मेथड को समझो, लॉजिक को अप्लाई करो, लॉजिक पहचानने की कोशिश करो. हाँ जी, बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करो. टेक योर टाइम, जल्दबाजी नहीं है. हाँ जी, तो पहले तो आप लॉजिक समझो. लॉजिक क्या है बेटा. सर लॉजिक ये है कि सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को आगे ले गए, फिर सबसे छोटे वर्ड को. अब ये वर्ड जो है ऑटोफिल हो गया, तो फिर सबसे छोटा नंबर ले जाएंगे, फिर सबसे छोटा वर्ड ले जाएंगे, फिर सबसे छोटा नंबर ले जाएंगे, फिर सबसे छोटा वर्ड ले जाएंगे, और लास्ट में ये हो गया ऑटोफिल. तो बस इसी का हमें यूज करना है. सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 10 आगे जाएगा 10. अब 10 के पीछे सबसे छोटा अल्फाबेट एम हो जाएगा बेटा ऑटोफिल. अब एम के पीछे 15 भी क्या हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा ऑटोफिल. अब 15 के पीछे बेटा पी भी क्या हो जाएगा, पी भी ऑटोफिल हो जाएगा. यानी कि पहले स्टेप में ये सारे ऑटोफिल हैं. 10 के बाद एम को ही आना है, एम के बाद 15 को जाना है, 15 के बाद पी को जाना है. फिर पी के बाद मैं किसको रखूंगा, 20 को दूसरे स्टेप में. फिर 20 के बाद मैं रखूंगा तीसरे स्टेप में एस को, और लास्ट में टी हो जाएगा ऑटोफिल. लास्ट में टी हो जाएगा ऑटोफिल. तो बेटा टोटल 3 स्टेप बनेंगे. जिसको जरा सा भी डाउट है वो इंडिविजुअल स्टेप बना के देख सकता है. चलो अगला क्वेश्चन है. किसी इनपुट का थर्ड स्टेप दे रखा है बेटा. किसी इनपुट का थर्ड स्टेप आपको दे रखा है 10 J 15 20 R Q 25 W. दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ एनी इनपुट. अब हमसे ये पूछा है हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट. हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट. हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट. रविकांत हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट. कुल कितने चरण की और आवश्यकता है. चलिए तीसरा क्वेश्चन है. किसी इनपुट का दूसरा स्टेप दे रखा है 15 15 E 25 20 W S. हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनपुट. मतलब ये किस इनपुट का दूसरा स्टेप है. तीसरा क्वेश्चन है. तीसरे क्वेश्चन में हमें इनपुट दे रखा है R R15 10 R15 10 PQ 20. ठीक है. हमसे पूछा है PQ 20 और J. हमसे ये पूछा है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन थर्ड स्टेप. तीसरे चरण में बाएं से चौथा क्या होगा. तीसरे चरण में बाएं से चौथा. तीसरे चरण में बाएं से चौथा क्या होगा. तीसरे चरण में बाएं से चौथा. तो बेटा इन चार क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, और ये जो चारों ही क्वेश्चन है बेटा ये दिए गए इस इनपुट से रिलेटेड है. ठीक है. तो पहले हमें इस लॉजिक को समझना है और इन चारों क्वेश्चन के आंसर देना है. लेकिन एक बात और है, आंसर हम देंगे विदाउट पेन एंड पेपर. आंसर हम देंगे विदाउट मतलब बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए आंसर देंगे, सिर्फ डायरेक्ट नंबरिंग करके इन सारे क्वेश्चन के आंसर दो.
हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, अच्छा ये तीसरा स्टेप दे रखा है। तीसरे स्टेप का मतलब है एक स्टेप, दो स्टेप और ये तीन स्टेप। ये तीन स्टेप ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं। तीसरे स्टेप का मतलब ये है कि भाई साहब ये तीन स्टेप ऑलरेडी बना के दिए हुए हैं। अब चौथे स्टेप में हम नंबर के पीछे छोटे वाले अल्फाबेट को ले जाएंगे। फिर पांचवें स्टेप में क्यू के पीछे 20 और 20 हो गया बेटा ऑटोफिल। अब 20 के पीछे जो आर होगा आर भी हो गया ऑटोफिल। आर के बाद 25 भी हो गया ऑटोफिल और फिर लास्ट में डब्ल्यू भी हो गया ऑटोफिल। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब ये तीसरा स्टेप बना हुआ था, बस आपको क्यू को उठा के रखना था 15 के पीछे, उसके बाद 20 फिर आर फिर 25 फिर डब्ल्यू, ये सभी के सभी अपने आप ही ऑटोफिल हो गए। तो तीन स्टेप ऑलरेडी बने थे, टोटल बनेंगे चार। तो हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर नीडेड? ओनली वन मोर स्टेप आर नीडेड। ओनली वन मोर स्टेप आर नीडेड। केवल एक ही और स्टेप की हमें जरूरत पड़ेगी। ओनली वन मोर स्टेप आर नीडेड। टू मोर नहीं, ओनली वन मोर स्टेप आर नीडेड। बेटा जैसे ही क्यू को उठा के मैं रखूंगा 15 के पीछे, उसके बाद सारे ऑटोफिल हो गए, सारे के सारे। अब आ जाओ इनपुट। देखो ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। अब हमें इनपुट बताना है, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को मैं बीच में से कहां से उठा के आगे रखूंगा, हमें क्या पता? भाई इन दोनों को मैं बीच में से कहां से उठा के आगे रखूंगा, हमें क्या पता? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बेटा इस पैटर्न में हम कभी भी रिवर्स ऑर्डर में नहीं चल सकते। हम दूसरे से चौथा बता सकते हैं लेकिन चौथे से दूसरा नहीं बना सकते। हाँ, लेकिन जो एंड सोन वाले क्वेश्चन थे ना, एंड सोन वाले क्वेश्चन में हम रिवर्स जा सकते थे। हम दूसरे से इनपुट भी बना सकते हैं, इनपुट से दूसरा, क्योंकि वो नंबरिंग करके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बट इस क्वेश्चन में आप रिवर्स ऑर्डर में नहीं जा सकते। नेक्स्ट, सबसे पहले बेटा तीसरे स्टेप की बात हो रही है। पहले स्टेप में मैं 10 को आगे रखूंगा, दूसरे स्टेप में मैं जे को आगे रखूंगा और जे के पीछे तीसरे स्टेप में मैं रखूंगा 15 को। तो बेटा ये तीन स्टेप मेरे बन गए। बेटा तीन स्टेप कैसे बने हैं? सबसे पहले 10 गया है, 10 के पीछे जे गया है, जे के पीछे 15, ये तीन स्टेप मेरे बन गए, 1 2 3। ये तीन स्टेप मेरे बन गए। इसके बाद मैंने किसी पे कोई छेड़छाड़ नहीं की। आर पी क्यू 20। तो बेटा ये डायरेक्ट मैंने तीसरा स्टेप लिख दिया, ये डायरेक्ट मैंने तीसरा स्टेप लिख दिया। काउंट करना है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इज आर, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इज आर। तो हम किसी भी इनपुट से डायरेक्टली कोई भी स्टेप बना सकते हैं सीधा नंबरिंग करके, समझे? हाँ जी। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मशीन इनपुट आउटपुट के भी क्वेश्चन बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए सॉल्व करेंगे, तो मैं अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूं। हम एक भी स्टेप नहीं बना रहे हैं और बिना स्टेप बनाए ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलो, एक इनपुट है आर 10 15 20 एस टी डब्ल्यू 25, ठीक है, ये इनपुट है। अब पहला स्टेप जो हमें दे रखा है वो दे रखा है डब्ल्यू 15 20 एस टी 25 10। दूसरा जो स्टेप हमें दे रखा है, दूसरा दे रखा है डब्ल्यू टी 20 एस 25 15 10। अब जो तीसरा स्टेप हमें दे रखा है वो है डब्ल्यू टी एस 25 20 15 10। ये तीन स्टेप एंड दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। स्टेप थर्ड इज द लास्ट स्टेप। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा जिसमें एक ही एट ए टाइम दो अरेंजमेंट हो रही है, लेफ्ट भी हो रही है और राइट अरेंजमेंट भी हो रही है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एट ए टाइम टू अरेंजमेंट हो रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अच्छा बेटा आर मिस हो गया, एक काम करो फिर आर को हटाई दो। आर मिस हो गया तो आर को हटाई दो, मान लो आर है ही नहीं, आर को भूल जाओ। अब इनपुट हमें दे रखा है, इनपुट हमें दे रखा है जनाब y 10 15 z 30 25 t m, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। कुल कितने चरणों की आवश्यकता है, कुल कितने चरणों की आवश्यकता है? 10 को क्यों हटाएं बेटा, 10 को नहीं हटाएंगे हम। पहले इस लॉजिक को समझो, पहले इस पैटर्न को समझो। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। पहले तो इस लॉजिक को समझो। लॉजिक क्या है सर? सबसे बड़ा वाला वर्ड सबसे छोटा नंबर, बड़ा वर्ड आगे छोटा नंबर पीछे, है ना। फिर इसके बाद बड़ा नंबर, सॉरी बड़ा वर्ड छोटा नंबर, बड़ा वर्ड पीछे छोटा नंबर, पीछे बड़ा वर्ड आगे, फिर वर्ड और नंबर एस टी के पीछे। चलो इसी पैटर्न को यूज करते हैं। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में दो चीजें एक साथ यूज हो रही है, लेफ्ट अरेंजमेंट और राइट अरेंजमेंट, ये मिक्सअप है बेटा, मिक्सअप। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो सबसे पहले हमें वर्ड को उठाना है सबसे, और सबसे छोटे नंबर को उठाना है। नंबर को पहुंचाना है राइट में, वर्ड को पहुंचाना है लेफ्ट में। तो जब हम पहला स्टेप बनाएंगे तो वर्ड लेफ्ट में जाएगा, तो इसलिए इसके नीचे लिख दो L1, और 10 जाएगा राइट में, इसलिए इसके नीचे लिख दो R1। तो ये बन गया बेटा पहला स्टेप। बात समझो, पहला स्टेप कैसे बनेगा? Z आगे और 10 पीछे, और बाकी जो बीच में है वो एज इट इज। जैसे बीच में क्या क्या है, देखो बीच में है y 15 30 25 t और m, ये बन गया मेरा पहला स्टेप। अब एक चीज ध्यान से समझो, मैं डायरेक्ट नंबरिंग भी कर रहा हूं, मैं नंबरिंग के साथ साथ आपको इमेजिनेशन भी करवा रहा हूं। अब जब हम दूसरा स्टेप बनाएंगे तो हम क्या करेंगे?
करेंगे बेटा? सर हम z के पीछे किसको रखेंगे? y को। y सबसे आगे ऑलरेडी मौजूद है तो y हो गया ऑटोफिल। लेकिन मशीन को तो काम करना ही है, तो मशीन t को उठाएगी और 15 को उठाएगी। t को पहुंचाएगी लेफ्ट में, 15 को पहुंचाएगी राइट में। तो ये बन गया दूसरा स्टेप। अब बेटा दूसरा स्टेप कैसे बनेगा? यहाँ देखो, जैसे z सबसे आगे गया था, अब z के पीछे जो y है, y देखो ऑटोफिल है, y ऑटोफिल है कि नहीं? अब y के पीछे हम किसको लगा देंगे? t को लगा देंगे। और वहां पीछे हम 10, 10 के पीछे किसको रखेंगे? 10 के पीछे 15 को रखेंगे। और बाकी जो बचे एज इट इज 30 25 m, 30 25 m, ये एज इट इज हो गया। ये दूसरा स्टेप बन गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम? देखो z गया, z के पीछे y ऑटोफिल, y के पीछे t। अब हम m और उसको उठाएंगे 25 को, ये f3 ये r3, और लास्ट में ये हो गया ऑटोफिल। तो बेटा टोटल 3 स्टेप बनेंगे। और फाइनली अगर मुझे तीसरा स्टेप लिखना है तो पता है क्या? L1 L1 डैश, L2 L3 और R3 डैश, R3 R2 R1। दिस इज द लास्ट स्टेप। देखो यही हमारा लास्ट स्टेप निकल कर आएगा, यही हमारा लास्ट स्टेप निकल कर आएगा। चाहो तो आप चेक कर लो, 3 स्टेप बनेंगे। देखो जैसे ही आप तीसरा स्टेप बनाओगे तो होगा क्या? आप z y t, t के पीछे क्या रखोगे? m को रखोगे, t के पीछे m को रखोगे, और वहां 15 के पीछे क्या आएगा? 25 आएगा। तो लास्ट में ये जो 30 है ये क्या हो जाएगा? ये ऑटोफिल हो गया ना 30। 30 ने तो अपनी पोजीशन खुद ही ले ली। तो 3 ही स्टेप बनेंगे, है ना? 3 ही स्टेप बनेंगे। तो कहने का मतलब है जो लेफ्ट और राइट अरेंजमेंट मिक्स है ना, वो भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं नंबरिंग से, वो भी डायरेक्ट नंबरिंग से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। एक इनपुट हमें दे रखा है, इनपुट हमें दे रखा है p 10 15 r w t 20 25। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम राइट इन सेकंड इन थर्ड स्टेप, फोर्थ फ्रॉम राइट इन थर्ड स्टेप। हमसे क्वेश्चन पूछा है तीसरे चरण में दाएं से चौथा क्या होगा? तीसरे चरण में दाएं से चौथा क्या होगा? तीसरे चरण में दाएं से चौथा, तीसरे चरण में दाएं से चौथा क्या होगा? एंड दिस इज द इनपुट। बेटा सबसे पहले बड़े वर्ड को आगे, छोटे नंबर को पीछे, वर्ड को आगे नंबर को पीछे। आपको इतनी अच्छी रीजनिंग कैसे आती है? कैसे आती है? बिल्कुल आपके प्यार से आती है हमें इतनी अच्छी रीजनिंग। हाँ जी, चलिए साहब अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में हमें कितने स्टेप बनाने हैं? 3 स्टेप बनाने हैं, 3। तो भाई पहले स्टेप में हम w को उठाएंगे और 10 को उठाएंगे, w को लेफ्ट में 10 को राइट में। दूसरे स्टेप में हम w के पीछे किसको रखेंगे? हम t को उठाएंगे और 15 को उठाएंगे, t को लेफ्ट में 15 को राइट में। अब जब तीसरा स्टेप आएगा ना तो t के पीछे हम r, बेटा भी p सबसे आगे है तो r को रखना है हमें तीसरे स्टेप में, r, और वहां हम 20 को रखेंगे। तो ये बन गया बेटा 3 स्टेप। अगर मैं तीसरा चरण डायरेक्ट यहां से बनाऊं तो पता है क्या बनेगा? L1 L2 L3, और फिर ये क्या बच गया? p के बाद क्या बच गया? 25, और फिर आ गया R3 R2 R1। दिस इज द थर्ड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप। ठीक है, अब दाएं से चौथा काउंट करना बेटा, दाएं से चौथा 1 2 3 4। तो दाएं से चौथा क्या आ गया? 25 आ गया। श्वेता गुड, हाँ जी। तो 25 इज द राइट आंसर। तो फाइनली बेटा ये जो मशीन इनपुट आउटपुट चैप्टर है ये कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। हम हर टाइप के क्वेश्चंस बना चुके हैं। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके पेपर में मशीन इनपुट का क्वेश्चन आया और एक ही सिंगल इनपुट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप कभी भी इस ट्रिक का यूज मत करना। अगर एक ही सिंगल इनपुट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप उस इनपुट को इस मेथड से इंडिविजुअल स्टेप में कन्वर्ट करना, फिर अपने 5 क्वेश्चन के आंसर देना। लेकिन हाँ, अगर मान लो मशीन इनपुट का क्वेश्चन आया और हर क्वेश्चन का इनपुट अलग है, हर क्वेश्चन का अगर इनपुट डिफरेंट है तब आप इस ट्रिक को यूज करना, वरना आप इस ट्रिक को यूज मत करना। ठीक है, बात समझ रहे हो? अगर हर क्वेश्चन में इनपुट डिफरेंट है तो ये वाली ट्रिक लगाना, लेकिन अगर एग्जाम में सिंगल इनपुट से ही 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो फिर आपको ये ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बस आज अपना इंटरनेट का जो डेटा है उसको सेव कर लो, आज आपको मौका मिलेगा बाकी के चैप्टर्स रिवीजन करने का, क्योंकि आज ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ अगर सिंगल इनपुट का क्वेश्चन आएगा ना तो वो इजी होता है इंडिविजुअल स्टेप बनाकर सॉल्व करना, क्योंकि एक बार जब आप इंडिविजुअल स्टेप बना लोगे ना तो उससे रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आप 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर दोगे इस वजह से। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अनुभव उदयवीर, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शायद आप लोगों ने मैसेज देखा होगा और मैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ रीजनिंग। हालांकि हम डेली आप लोगों से सुबह मुलाकात करते हैं लेकिन आज लास्ट क्लास में इवनिंग में आपसे मिल रहे हैं। हाँ हाँ जी,
रीजनिंग स्पेशल 29 आज खत्म होने जा रहा है। ढेर सारे जो आप लोगों के टॉपिक थे रीजनिंग स्पेशल 29 बैच के, है ना, वो सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। हाँ जी, ज्यादा भावुक ना हो जाइएगा सर। अरे हाँ जी। अच्छा, हाँ, वैसे अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो सिलेबस के हिसाब से बेटा आप लोगों के ना दो टॉपिक बचे हुए हैं। पता है कौन कौन से दो टॉपिक बचे हुए हैं? आप लोगों के दो टॉपिक बचे हुए हैं, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, और एक टॉपिक बचा हुआ है आपका स्टेटमेंट अजम्पशंस। बस ये दो टॉपिक बचे हुए हैं, इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचा है। सारे के सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, सारे के सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, आपके किस तरह आभार व्यक्त करें, मेरे पास वर्ड नहीं है। अपनी रीजनिंग को इतना आसान बनाया है बेटा। जो अल्फान्यूमेरिक सीरीज टॉपिक है ना, वो मैंने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में ही पढ़ा दिया था। अच्छा, एक आप बात कर रहे हो एस टॉपिक की, चलो साहब एस टॉपिक को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो अब ये बताइए, इन तीन टॉपिक्स के अलावा कोई और टॉपिक तो नहीं है बेटा? ये मैथ्स का टॉपिक है, और इन तीनों टॉपिक की आप लोगों को मिलेंगी रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास इन तीनों टॉपिक की। एक्चुअली रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी क्या आप लोगों के बैच में? तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास है या नहीं? नहीं है ना? नहीं है तो इन तीनों टॉपिक्स की आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, आर्गुमेंट की, अजम्पशन की और एज मैथ्स की क्लास। ठीक है, बस ये तीन क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, बस ये तीन क्लास। बाकी पूरा का पूरा जो बैच है ना, जो पूरा का पूरा बैच है हमने लाइव सेशन में पढ़ा है, कंप्लीट बैच हमने लाइव सेशन में पढ़ा है। सिर्फ ये जो तीन टॉपिक है, जिसमें से ये तो बेटा मैथ्स का पार्ट है, ठीक है, बाकी तो रीजनिंग के पार्ट है। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, सीटिंग अरेंजमेंट और एनालॉजी और ऐसा ऐसी क्यों बातें कर रहे हो भाई? तुम्हारे बैच में सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हुआ, तुम्हारे बैच में एनालॉजी नहीं हुआ, सब कुछ तो हो चुका रीजनिंग स्पेशल 29 में। तुमने कभी क्लासेस अटेंड करी थी कि नहीं करी थी बेटा? सब कुछ सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, 1 to 47 टॉपिक्स थे, और 47 में से 44 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं लाइव सेशन में। 44 टॉपिक लाइव सेशन में कंप्लीट हो चुके हैं। बस ये तीन टॉपिक है, इन तीन टॉपिक को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करा देंगे। ठीक है, हाँ जी। तो भाई रीजनिंग फाइनली हम खत्म कर चुके हैं। तो ये बताइए रीजनिंग पढ़ के आपको कैसा लगा? मजा आया कि नहीं आया? कहीं आपको ऐसा फील हुआ कि ये तो सर ऐसा सब्जेक्ट था कि हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे, आपको पता भी नहीं चला होगा कि कब आपने रीजनिंग हमारे साथ शुरू करी और कब जाके हमने रीजनिंग को खत्म कर दिया? ठीक है। हम्म। हाँ जी, बहुत मजा आया सर, आपका नेचर बहुत बढ़िया है, पढ़ाते तो आप एक नंबर होगी।